ओके, अच्छा जी। सबसे पहले जो टॉपिक है जो मिड वन मिड टू में कवर नहीं हुआ वो रेकरेंस रिलेशंस है। तो आपको थोड़ी बहुत शक्ल देखी होगी, इसलिए मैं इतना बच्चों की तरह नहीं बताता कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। सीधा एग्जांपल पे आ जाता हूँ। एक काफ़ी सिंपल एग्जांपल है, लेकिन ये एक रेकरेंस डिफाइंड है। ए एन इक्वल्स 5 इंटू ए एन माइनस वन। ठीक है, तो ये 5 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है हर एन के बाद। तो ये एक एग्जांपल दी हुई है कि शुरू में एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है जी। एक यूनिट ऑफ टाइम गुजरने के बाद वो 5 मल्टीप्लाई हो जाता है, उसका होता जाएगा होता जाएगा। तो इस रेकरेंस का सोल्यूशन ये है, ठीक है। 1 5 25 125 125, बस 5 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो ये बस एक प्रैक्टिकल एग्जांपल थी कि ओ रेकरेंसेस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। अब थोड़ा अब एक्चुअल प्रॉब्लम्स की तरफ आ जाते हैं। बिट स्ट्रिंग्स विदाउट कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़। तो किताब का ही सवाल है, हर टीचर ने कराया होगा यकीनन, लेकिन एक इंटरेस्टिंग टेक्निक इस्तेमाल हुई है तो इसलिए बात कर लेते हैं। तो हमें पता है कि या आखिरी वाला डिजिट 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर 1 है तो कोई मसला ही नहीं है ना, क्योंकि हम ये बकाया जो n-1 स्पेसेस हैं उनके लिए हमें पता है एग्जैक्टली a ऑफ n-1 वेज हैं। देखो ना, काउंटिंग वाला अगर आपको चैप्टर याद हो तो आपको ये होगा। इसको करने का यहाँ पे हम कह देते हैं चलो 1 फिक्स्ड है, एक ही तरीका है। आगे ये जो 4 स्पेसेस बची हैं इनको करने के कितने तरीके होंगे। तो कंस्ट्रेंट ये है कि कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ ना हो। तो अगर मैं यहाँ पे A4 कह दूँ कि यहाँ पे A4 तरीके हैं इस तरह की स्ट्रिंग के लिए, तो वो बिल्कुल सही बात होगी। तो ये तो एक हिस्सा हो गया ना। अब दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं जब 0 होगा। अगर यहाँ पे 0 है ना तो पीछे 0 नहीं हो सकता, पीछे लाजमी 1 ही होएगा। तो इसलिए अब हम खाली इतने वाले हिस्से को कंसिडर करते हैं और हम कहते हैं कि यहाँ पे कितनी और बिट स्ट्रिंग्स हो सकती हैं इसके अंदर कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ हो। तो ये हो गया। अब इसके अंदर ये भी नहीं हमें मसला कि ओ अगर 0 पे एंड होएगी तो क्या होगा। पहले तो ये था ना कि अगर मैं खाली an-1 कर देता यहाँ पे, जैसे यहाँ पे किया, यहाँ पे 0 डाल के, तो मसला होता कि अगर 0 पे ख़त्म हो रही है an-1 वाली स्ट्रिंग तो आगे एक और 0 आ जाएगा तो मसला हो जाएगा। रूल तो ये है ना कि कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ नहीं आ सकते, तो ये उसका हल है। अब इसी चीज़ को अगर हमने रेकरेंस के फॉर्म में लिखना हो तो ये एडिशन रूल हमने लगाया काउंटिंग का, ठीक है, कि दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चॉइसेस हैं, या यहाँ पे 1 हो सकती है, यहाँ पे 0 हो सकता है। उनके नंबर ऑफ वेज मैंने ना ऐड कर दिए हैं। तो ये है an-1 प्लस an-2, और साथ यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस मैन्युअली चेक करके मैंने डाल दी हैं। तो ये ऑब्वियसली आपने जब भी रेकरेंस रिलेशन डिफाइन करनी होती है आपने खुद इनिशियल कंडीशंस भी बतानी होती हैं। तो आपको जब पूछा जाए तो आमतौर पे ये पूछा होता है रेकरेंस रिलेशन विद इनिशियल कंडीशंस। तो इस तरह का एक और सवाल है, ये न्यूमेरिकल कोड्स विद इवन पैरिटी। अब ये कहा जा रहा है कि आपके पास ना न्यूमेरिकल कोड्स होंगे, किसी भी साइज़ के हो सकते हैं, आपको नहीं पता। आपने बताना है कि अगर साइज़ n है तो कितने पॉसिबल सीक्वेंसेस हैं। तो अगर मैं A1 कहता हूँ तो इसके अंदर 9 पॉसिबल हैं, क्योंकि अगर आप 0 डाल दोगे तो वो एक 0 है ना, तो वो ऑड हो गया। तो यहाँ पे मैं 1 डाल दूँ, 2 डाल दूँ, 9 तक जो मर्ज़ी डाल दूँ तो चलता है, लेकिन 0 नहीं डाल सकता। तो ये एक हो गया। अगर दूसरे के अंदर मैं बात करूँ, या मैं दोनों 0 डाल सकता हूँ या फिर मैं दोनों में नॉन 0 डाल सकता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि एक में 0 हो दूसरे में ना हो, फिर वो इवन नहीं रहेगा। तो A1 अगर मुझसे पूछा जाए तो A1 होगा 9, A0 एग्जैक्टली 1 ही होएगा, और A2 इसी तरह से है, आगे चलता जाएगा। अब हमने करना ये है कि हमने एक रेकरेंस डिफाइन करनी है जो इसका हमको क्लियर करेगा आगे। अब हमें मैन्युअली ना देखना पड़ा। तो इसके अंदर भी हम दो पॉसिबिलिटीज़ कंसिडर करते हैं। एक है कि एंडिंग नॉन ज़ीरो से हो रही है, और एक है जिसके अंदर एंडिंग 0 से हो रही है। तो अगर एंडिंग नॉन 0 से हो रही है ना, तो हमें पता है बकाया अगर हमने लिस्ट पॉपुलेट करनी है तो उसके an-1 तरीके हैं। तो ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि an-1 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ वेज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल कोड्स विद इवन पैरिटी ऑफ लेंथ n-1। और आगे हम या 1 अपेंड कर रहे हैं या 2 कर रहे हैं या 9 कर रहे हैं, तो उसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 9 इंटू an-1 तरीके हो गए इस पॉसिबिलिटी के अंदर। अब जो दूसरी पॉसिबिलिटी है जहाँ पे 0 आ रहा है, उसमें क्या करना। अब इसके अंदर पैरिटी उल्टी हो रही है। अगर हम चाहते हैं ना इस पूरे की इवन पैरिटी हो, तो पीछे जो सीक्वेंस है ना उसकी ऑड पैरिटी होनी चाहिए। तो वो निकालने के लिए हम नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंसेस
ऑफ लेंथ n-1 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं नंबर ऑफ इवन सीक्वेंसेस, तो उससे हमें पता चल जाता है नंबर ऑफ ऑड सीक्वेंसेस ऑफ लेंथ n-1। अब इन दोनों को ऐड कर लोगे तो आपके पास वो रेकरेंस आ जाएगी। तो रेकरेंस इसका आंसर है 9an-1 प्लस 10 पावर ऑफ n-1 माइनस a n-1। ये मैंने पावर क्यों डाला हुआ है, ये नीचे होना चाहिए था, ये पावर नहीं था, ये सब्सक्रिप्ट है, खैर जो भी है। आगे रेकरेंसेस एज फंक्शंस। अच्छा, कभी कभी आपको कहा जाता है सॉल्व अ रेकरेंस, और उनका मतलब ये वाला सोल्यूशन नहीं होता, उनका मतलब होता है कि आपको मैं ए एन दूँ ना, आपकी जो इक्वेशन हो उसके अंदर कोई रेकरेंस हो ही ना रही हो, खाली बेसिक स्टेप हो। मतलब जैसे इसको अगर मैंने करना हो तो 5 पावर ऑफ n-1 होगा ना, अभी उसके ऊपर आएंगे कैसे निकाला है, लेकिन अब उसी के तरीके पे पहले बात कर लेते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, एक है फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक है बैक सब्स्टिट्यूशन। तो पहले फॉरवर्ड देख लेते हैं। ये एक एग्जांपल दी हुई है मैंने, वो 5 वाले की तरह ही है। an इक्वल्स टू an-1 और इनिशियल कंडीशन a नॉट डिफाइंड है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, a1 कह लो, मैंने क्योंकि a1 तक किया हुआ है। सबसे पहले हमें पता है an इक्वल्स टू an-1। अगर हम an-1 के अंदर an की डेफिनेशन अप्लाई करें ना, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं 2an-2 से। इसी तरह हम an-2 के लिए डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, हमारे पास ये आ जाता है। फिर हम उसके लिए करते हैं, हमारे पास ये आ जाता है। हम ये करते जाते हैं तो हमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है यहाँ पे, n2 स्क्वायर 2 पावर ऑफ 3 2 पावर ऑफ 4। तो आप यहाँ पे देखो, अगर मैंने ये देखना हो n-n के लिए या n-n+1 के लिए, तो पावर क्या होगी। आप यहाँ पे क्लियरली एक रिलेशनशिप देख सकते हो पावर के अंदर और यहाँ सबस्क्रिप्ट के अंदर। तो वो ये होगा, अगर मैं a(1) देख रहा हूँ तो यहाँ पे n-1 होगा। अब कुछ लोगों को शायद मुश्किल हो रही है समझने की, तो वो आप इस तरह से भी वेरीफाई कर सकते हो कि आप लेट कर लो n = 5। तो आप 5 के लिए बेसिक स्टेप में ले आओ a1 में, तो आप देखो क्या पावर आ रही है। इसी तरह आप 6 के लिए भी कर सकते हो, तो आपको नजर आएगा कि ओ ये पैटर्न चल रहा है। तो ये फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला तरीका है। ये मेरा ख्याल है ज़्यादा आसान है बैक सब्स्टिट्यूशन वाला तरीका। इसके अंदर आप शुरू बेसिक स्टेप से करते हो और उससे एक लेवल ऊपर आ जाते हो। तो a2 के लिए डेफिनेशन अप्लाई की तो 2a1। अब आपने ये जो इस वक्त इक्वेशन है, ये बेसिक स्टेप नहीं, वैसे इनिशियल कंडीशन की टर्म्स में डिफाइंड है। फिर आप एक लेवल और ऊपर चले जाते हो और आप उसको भी इन टर्म्स ऑफ a1 एक्सप्रेस करते हो। इसी तरह आप ऊपर जाते हो, पहले आप नीचे आते जा रहे थे, अब ऊपर जाते जा रहे हो। तो ये दो तरीके हैं। इनके नाम शायद मैंने उल्टे किए हों, मुझे पता नहीं, मैंने मेमोरी से बनाई है, सर की स्लाइड्स में भी नहीं था, मुझे किताब में भी नहीं कोई अच्छी जगह मिली जहाँ से मैं देख सकूँ। नाम इतने मैटर नहीं करते, मैटर कॉन्सेप्ट करता है, वो आपके ऊपर ही होगा। अच्छा खैर, तो इसके अंदर आप रिलेशनशिप देख लेते हो कि यहाँ पे ये आ रहा है कि a4 के लिए 2 पावर ऑफ 3 आ रहा है, a3 के लिए 2 पावर ऑफ 2 आ रहा है। तो इससे आप निकाल सकते हो कि an के लिए क्या होगा, 2 पावर ऑफ n-1 होगा। ये दो तरीके हैं। अच्छा, अब ये जो तरीका है ना, ये हमेशा नहीं चलता। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है एक और रेकरेंस की। ये बेसिकली फिबोनाची सीक्वेंस ही देता है आपको जब आप इसको सॉल्व करो। मैंने पहले इसके अंदर बैक सब्स्टिट्यूशन लगाई कि मुझे वो ज़्यादा आसान लगती है। तो a3 इक्वल्स a1 प्लस a2 कर लेते हैं। a4 के लिए अब हम 3 की डेफिनेशन अप्लाई करके उसको भी बेसिक 2 स्टेप्स में ले आते हैं। यहाँ पे बेसिक स्टेप्स जो है ना वो 2 और 1 है। इनिशियल कंडीशंस 2 और 1 प्रोवाइडेड है। हम चाह रहे हैं कि a ऑफ n को a ऑफ 2 और a ऑफ 1 की टर्म्स में एक्सप्रेस करें। तो हम इस तरह से करते जाते हैं, a5 पे आ गए, a6 पे आ गए, a7 पे आ गए, a8 पे आ गए, सारा कैलकुलेट कर लिए। मुझे कोई पैटर्न ही नहीं मिल रहा। जो पैटर्न मुझे मिल रहा है ना, वो फिबोनाची सीक्वेंस है, 1 1 2 3 5 8 आगे 13। ये तो लिटरली फिबोनाची सीक्वेंस चल रहा है। तो इसको मैं a ऑफ n के टर्म्स में कैसे निकलूँगा? मुझे क्या पता कि फिबोनाची सीक्वेंस की nth टर्म क्या होगी, उसके लिए मैं कैसे फॉर्मूला निकालूँगा? तो उसके लिए ना आपको एक दूसरे मेथड की तरफ आना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कुछ और कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। अभी हम इसको इधर ही छोड़ जाते हैं। अब पहले कुछ उसके प्री रेक्विजिट पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये वाला सवाल करेंगे। लेकिन मकसद ये था कि यहाँ पे जब मैं अगली बार ये सवाल करूँ, आप इससे रिलेट कर सको जो मैंने पहले की है, कि हम बेसिकली कर ये रहे हैं कि बेसिक स्टेप्स में ला रहे हैं इसको, ताकि एक फंक्शन बेसिकली आप बना रहे हो।
यहाँ पे हमें A1 की वैल्यू तो दी होगी ना रेकरेंस की, तो आप यहाँ पे A1 की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 है तो 1 पुट कर दो। तो अब AN जो है ना रेकरेंस की जगह एक फंक्शन की फॉर्म में आ गया कि आप जो n दोगे आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। इसके अंदर कोई रेकरेंस नहीं आ रही, एक नॉर्मल फंक्शन की फॉर्म में आ गया। तो खैर अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है लिनियर होमोजेनस रेकरेंस रिलेशंस। तो लिनियर होमोजेनस रेकरेंस रिलेशंस जो होती हैं वो इस फॉर्म की होती हैं रेकरेंसेस। AN इक्वल्स C1 A1 कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, -1 कोई भी रियल नंबर हो सकता है, स्क्वायर रूट भी हो जाए, जो मर्जी हो जाए। तो A1 A2 अप टिल AK-1 या K कह लो, जो मर्जी कह लो, K कह लो, फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने वो नीचे डिस्क्रिप्शन लगाई हुई है यहाँ पे। सच दैट सी के इज़ नॉन ज़ीरो। अच्छा, ये पीछे वाले कांस्टेंट ज़ीरो हो सकते हैं, हो सकता है कि आप खाली इस वाली टर्म को रखो, आप ये सारी ज़ीरो आउट कर दो। इसकी भी एग्जांपल्स भी मैं करवाता हूँ, लेकिन ये नोटेशन समझनी आनी चाहिए। खैर, के लेस देन एन, ये रिस्ट्रिक्शन है कि ए एन से बड़ा ना हो। रेफरेंस में आपने कभी देखा कि ए एन के अंदर AN+1 आ रहा हो, वो तो, और साथ -1 भी आ रहा हो, वो तो पागल हो जाए अगर इस तरह से कुछ लिखा हो, तो वो एक लिनियर होमोजेनस रिलेशन नहीं होगा। तो कुछ और रिस्ट्रिक्शंस है। एक है पावर नहीं हो सकती, कि ये ना हो कि AN-1 पावर 2 लिखा हो, AN इक्वल्स AN-1, ये नहीं होता। इसी तरह से अगर आप कहते हो चलो ठीक है यार पावर नहीं रखते, हम n रख देते मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पे, तो वो भी नहीं लीगल। यहाँ पे जो है ना वो कांस्टेंट होना चाहिए फॉर ऑल n। ये n के साथ चेंज हो रहा है, ये पहले वाले के लिए डिफरेंट होएगा, दूसरे वाले के लिए डिफरेंट होएगा, क्योंकि n बढ़ता जा रहा है। तो ये भी ना कोई रियल नंबर होना चाहिए, बस कांस्टेंट चाहे वो जो मर्जी हो, पाए भी हो, जो मर्जी हो। तो कुछ और एग्जांपल्स दिखाया तो मैं लिनियर रेकरेंसलेशंस की। तो लिनियर जब हम रेकरेंसलेशन कहते हैं उसकी वजह यही है कि आप कभी भी जो प्रीवियस जो रेफरेंस आप कर रहे हो यहाँ पे AN-2 जो भी कर रहे हो, उसके ऊपर कोई पावर नहीं होती, इसलिए ये लिनियर होता है। और इसको होमोजेनस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा ये +3 वगैरह नहीं हुआ होता। अगर है तो सिर्फ रेकरेंस है, कोई कांस्टेंट कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे कभी n भी नहीं हो सकता, कभी n² भी नहीं हो सकता, कोई 3n भी नहीं हो सकता। सिर्फ होएगा तो a का ही कुछ होगा, सारी टर्म्स a वाली होंगे, ऐसा लिनियर सिस्टम। ठीक है, तो ये होती हैं इस नीश किस्म की रिलेशन को लिनियर होमोजेनस रेकरेंसलेशंस कहा जाता है। अब इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ऑफ अ रिलेशन, तो वो वैल्यू ऑफ के है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे सबसे पीछे कौन जा रहा है, हम 2 स्टेप्स ज़्यादा पीछे जा रहे हैं, तो इसकी डिग्री 2 है। अगर इसी तरह मैं एक और रेफरेंस डिफाइन करूँ, AN इक्वल्स AN-7 + AN-1, तो इसकी जो डिग्री होगी वो K = 7 है। तो इसके अंदर आप अगर इस इक्वेशन पे मैप करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे CK 1 है, AK वैसे ही आ गया। इसी तरह से खैर वो मेरे ख्याल आ गई समझ, जितना नहीं टाइम और लगाता है क्योंकि वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब अगर आपने इस तरह की एक रेकरेंस को सॉल्व करना हो, जो मैं पहले एक सेकंड मैं पहले यहाँ पे ये कह रहा था ना, वापस मैं ज़रा उस पर आ जाऊँ कि ये वाली इससे सॉल्व नहीं होगी पुराने तरीके से। AN इक्वल्स AN-2 AN-1, अगर आप गौर करो ये उसके ऊपर मैप हो रही है। ये जो है ये लिनियर इसलिए है क्योंकि इनमें से किसी के ऊपर पावर नहीं है, और ये कांस्टेंट्स ही हैं पीछे जो लगे हुए हैं, वो कांस्टेंट 1 है, और इसके आगे कोई इस तरह की चीज़ नहीं लिखी हुई +n या +3 या +e पावर जो भी है n। तो ये जो है एक लिनियर होमोजेनस रिलेशन है। तो अगर इस तरह की आपने रिलेशन को सॉल्व करना हो ना, उसका ये तरीका है कि आप सबसे पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करते हो। अब वो क्या होती है, उसके लिए आपको पहले ये डिफ़ाइन करना पड़ता है। आप डिफ़ाइन करते हो r को सच दैट AN इक्वल्स r पावर ऑफ n। ठीक है, r कोई भी रियल नंबर है, तो आपने इस तरह से डिफ़ाइन कर दिया r को। अब आप जो आपके पास रेकरेंस है ना, उसके अंदर इन सब को पुट कर देते हो। तो AN-2 के लिए क्या होगा, R-2 होगा। AN-1 के लिए क्या होगा, R-1 होगा। तो आप इसको फिर एक साइड पे ले जाते हो और इसमें से जो लोएस्ट टर्म है उसको कॉमन ले लेते हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल उठा लेते हो, r पावर ऑफ n-2। और यहाँ पे अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है।
अब हमें पता है कि r-2 = 0 जनरली होल्ड नहीं करता, ये फॉर ऑल एंड ट्रू नहीं है, तो हम इसको ड्रॉप कर देते हैं। क्योंकि अगर आपके पास ये रेफरेंस थी, हमें पता है इनके आंसर्स क्या आ रहे थे, वो 3k प्लस पता नहीं क्या क्या आ रहा था, उसके अंदर नंबर्स थे, एक्चुअल नंबर्स थे, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता रूट का, क्योंकि यहाँ पे कहा हुआ है an = r⁻n, तो 0⁻n तो हमेशा 0 ही रहेगा, तो an = 0 तो नहीं है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं, हम खाली इस हिस्से को देखते हैं। तो r² - r-1 वाले हिस्से को अगर हम देखें और इसको सॉल्व करें, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की रूट्स हैं, 1 ± √5/2। ठीक है, अब इतना हो गया, कुछ सवाल में खाली इतना भी कहा हुआ है, खाली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के इसके रूट्स बता दो, जो मर्जी है। अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं, जो हम पिछले सवालों में कर रहे थे कि बेसिक स्टेप्स में या कॉन्स्टेंट्स की टर्म्स में डिफाइन करें, फंक्शन की तरह का बना दें इसको। तो कहाँ गया, हाँ, सॉल्व द कैरेक्टरिस्टिक सॉल्व फॉर, अच्छा ठीक है, यहाँ पे था। अब आप डिफाइन करते हो α1 और α2 को सच दैट an = α1 r1⁻n प्लस α2 r2⁻n। अच्छा, अब ये क्यों हम कर रहे हैं, अभी तो हमने ये किया था डिफाइन r, कि r हमें an दे रहा है, तो हमने r फाइंड तो कर लिए, तो हम सीधा सीधा नहीं लिख सकते, तो उसका आंसर सही से नहीं आता फॉर सम रीज़न। और आपको रूट्स भी मल्टीपल दी हुई हैं, आपको जितनी रूट्स आ रही हैं उतनी टर्म्स बनानी पड़ती हैं। अगर 3 रूट्स आ रही होती हैं, यहाँ पे +3 भी a3 भी आ रहा होता है, α3, तो बस ये करना पड़ता है। मुझे इसके पीछे की लॉजिक नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि इस तरह से आंसर बाद में अगर आप वेरीफाई करो तो इस तरीके से सही आता है, उस तरीके से नहीं आता। तो पहले हमने क्या किया, हमने r को डिफ़ाइन किया इस तरह से r⁻n, और हमने ये पुट की एक इक्वेशन बनाई है। फिर हमने क्या कि an ना α1 r1⁻n प्लस α2 r2⁻n है। अब हमें इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं, तो हमने अगर इसको कंपेयर करना, हमें इनिशियल कंडीशंस पता है फिबोनाची सीक्वेंस की क्या होती हैं, 1 1 होते हैं, 0th टर्म 1 कह दिया, α1 को हमने a1 को हमने 1 कह दिया। अगर हम इन दोनों को इसके साथ कंपेयर करें, जो हमारे पास सोल्यूशन ये तरीका हमने निकाला, तो यहाँ पे हम n 0 पुट कर रहे हैं, तो पावर ऑफ 0 ये 1 बन जाएंगे, तो α1 प्लस α2 = 1, एक इक्वेशन आ गई। इसी तरह α1 r1 प्लस α2 r2 = 1, ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाती हैं, 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमें r1 का भी पता है, हमें r2 का भी पता है, हमने अभी भी निकाली थी, ये जो पीछे रूट्स निकली थे ना कैरेक्टराइजेशन के, ये वो है। तो अब आपने ये 2 वेरिएबल के लिए सॉल्व करना है और आपको 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, तो ये लीनियर अलजेब्रा है बेसिकली। आप बस 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो। इस तरह से आप α1 और α2 निकालते हो। अगर आपका दिल कर रहा है आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के कर लो, आपकी मर्ज़ी, या खाली सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा। आप α1 को आइसोलेट कर दो, = 1 - α2 बनता है, तो यहाँ पे 1 - α2 पुट कर दो और आप फिर α2 निकाल लो। खैर, इस तरह से आप α1 और α2 भी निकाल लोगे, और आपके पास जो फाइनली आंसर आएगा ना, उसके अंदर अब आपने वो वाली इंफॉर्मेशन भी डाल दी है कि इनिशियल कंडीशंस क्या थी। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये रेकरेंस रिलेशन वाला काम भी कर रहा है कि n की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट आंसर देते रहो, इनिशियल कंडीशंस को भी दिमाग में रख के कर रहा है। तो अब आप इसको जो भी n दोगे ना, ये बिल्कुल सही आंसर देगा। आपने α1 भी निकाल दिया, α2 भी निकाल लिया, r1 r2 तो हमने बड़ी देर पहले के निकाल लिया हैं। तो इस तरह से आप कोई भी लीनियर होमोजेनस रेकरेंस रिलेशन सॉल्व कर सकते हो। तो ये अब इसके अंदर कुछ हो रहा है, अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर दोनों रूट्स एक ही तरह की हैं। काफ़ी बार ऐसे हो जाता है कि आपके पास जो एंड पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है ना, वो शायद इस तरह की हो जाए, r-2 तो इस तरह के केस में क्या करना है, या फिर आपके पास वही ना कि अगर आपके पास r² प्लस 4r प्लस 2 बन रहा है, सॉरी +4 बन रहा है = 0, तो इसकी तो दोनों रूट्स आपके पास r = -2 ही आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे इस केस के अंदर ना, आप ये करोगे, दूसरे वाले अल्फ़ा से पहले ना आप एक n डाल लेते हो, n से मल्टीप्लाई कर देते हो। इसी तरह अगर 3 रूट्स हो, उनमें से 2 इक्वल हैं, तो आप इस तरह से कर लेते हो कि ये पहली वाली रूट है, उसकी पहली मल्टीप्लिसिटी के लिए, ये उसकी दूसरी मल्टीप्लिसिटी के लिए, जब दूसरी बार आ रहा है तो उसके लिए n भी हमने डाल दिया, फिर हमने तीसरी वाली एज इट इज़ वहीं से नॉर्मल शुरू कर दिया। तो इस तरह से आप हर कोई रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका जनरल तरीका है। तो यहाँ पे इन्होंने 0 से काउंटिंग शुरू की हुई है, मैटर नहीं करता, आपकी मर्ज़ी है।
तो ये देख लो, इस डर गई होगी क्वेश्चन देख के। एक मिनट। ये कहा ये हुआ है कि अगर ये सारी एक ही रूट है, R1 की मल्टीप्लिसिटी है M1, अगर M1 है ना तो M1 टर्म्स बनाओ और उन सब के पीछे ना n पावर ऑफ M1 माइनस आई लगा दो। इस तरह से किया हुआ है। इसी वही है जो पैटर्न हमने यहाँ पे देखा है। शुरू में n कुछ भी नहीं आ रहा, बाद में n आ रहा है, फिर n स्क्वायर आएगा, फिर n क्यूब आएगा, बस ये हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। और तो इस तरह से आप हर किस्म की लिनियर होमोजेनस रेक्टेंगल सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जनरल और पर्टिकुलर सोल्यूशन का। अब जनरल सोल्यूशन खाली रेक्टेंगल्स का सोल्यूशन होता है। खैर चलो पहले उसकी बात कर लेते हैं। अगर आपके पास खाली इन आइसोलेशन ये रेक्टेंगल्स दी हुई है ना, इसके इन्फिनिट सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपको इनिशियल कंडीशंस नहीं पता। इनिशियल कंडीशंस इन्फिनिट हो सकती हैं। आप हो सकता है A1 और A2 को कह दो कि 5 और 6 हैं। हो सकता है आप A1 और 2 को कह दो कि 5 और 6 नहीं है बल्कि 15 और 6 हैं। तो क्या होगा, सारा कुछ अजीब हो जाएगा। तो इस रेक्टेंगल्स के इन्फिनिट सोल्यूशंस हैं, ठीक है। अगर आप कोई ऐसी इक्वेशन आप वो सारा कुछ इनिशियल कंडीशंस आपको दी हुई और आप उनको दिमाग में रख के सोल्यूशन निकालते हो ना, तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाता है। तो ये जो अभी अपने पीछे निकाले ये वाला, ये एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है, क्योंकि इसके अंदर α1 α2 हमने कंपेयर किया है इनिशियल कंडीशंस के साथ, ताकि हम नैरो डाउन कर लें अपने आंसर्स को। वरना पहले हमारे पास जो आंसर था वो नहीं था, वो कुछ भी कहाँ पे गया, खैर जो भी। उसके अलावा अगर आपको इनिशियल कंडीशंस दी ही नहीं हुई तो आप सिर्फ और सिर्फ जनरल सोल्यूशन ही निकाल सकते हो। अभी वो क्या होता है, किस तरह से होता है, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा अगर नहीं पता चला। बट अगला टॉपिक है नॉन होमोजेनस रेक्टेंगुलेशंस। अब नॉन होमोजेनस और नॉर्मल जो होमोजेनस वाली होती है उनमें सिर्फ ये फ़र्क है कि इसके अंदर प्लस f ऑफ n आ रहा है। तो यहाँ पे +7 भी हो सकता है, +n² + 1 भी हो सकता है, +π पावर ऑफ n भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई पोलिनोमियल, सारा कुछ हो सकता है, √n भी हो सकता है। बस फंक्शन है n का, और कोई डिपेंडेंसी नहीं, लेकिन कोई रेफरेंस नहीं हो सकती यहाँ पर। तो अगर इस फॉर्म के अंदर आपके पास रिलेशन है तो वो एक लिनियर नॉन होमोजेनस रेफरेंस रिलेशन होगा। अब इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। ओ भाई ये क्या हो गया, ठीक है। सही। 3an-1 + 2n, तो यहाँ पे f ऑफ n जो है वो 2n है। और यहाँ पे अगर आप इसके साथ मैप करने की कोशिश करो तो यहाँ पे k जो है वो n-1 है, ठीक है। तो वो ck-1 जो ck-1 है वो 3 है। बकाया जो सारे 0 0 हैं वो इस तरह से चल रहा है। खैर नहीं, वैसे आई गेस k को आप 1 कह लो। हाँ सॉरी, आई गेस एक सेकंड, मैंने एक गलती की हुई है यहाँ पे, पहले भी शायद कन्फ्यूजन इसी की वजह से हुई हो। ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ये है an-1 n-2, इस तरह से। शायद पहले भी कन्फ्यूजन जो हो रही थी इसलिए हो रहे थे। तो एक सेकंड, इसके अंदर भी ठीक कर लो। हाँ ये तो अब आप इसके साथ मैप करना चाहो तो 1 तक ही है ये खाली। तो an-1 an-1 3 और c1, ठीक है। तो ये उसके साथ मैप हो रहा है। इसी तरह f ऑफ n और 2n आपस में मैप हो रहे हैं। ये इस तरह की फॉर्म में है। अच्छा जी, अब इसका जो खाली f ऑफ n के अलावा वाला हिस्सा है ना, इसको हम एसोसिएटेड होमोजेनस रेक्टेंगल्स कहते हैं। तो इस एग्जांपल के अंदर एसोसिएटेड होमोजेनस रेक्टेंगल्स खाली इतना हिस्सा। अब अगर हमने इसको सॉल्व करना हो ना तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, और ये हमने सॉल्व करना सीख लिया। अभी उसको थोड़ा सा फिर भी डिटेल में भी और फिर से बता देता हूँ। अब हम इसी को सॉल्व करते हैं। ये हमें जो लिनियर नॉन होमोजेनस रेक्टेंगुलेशन दिया हुआ है। तो आपने अगर एक जनरल सोल्यूशन निकालना है LNRR का, तो सबसे पहले आप एक जनरल सोल्यूशन निकालते हो एसोसिएटेड होमोजेनस रेक्टेंगल्स का। उसके बाद आप एक निकालते हो पर्टिकुलर सोल्यूशन फॉर योर लिनियर नॉन होमोजेनस रेक्टेंगुलेशन। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालते हो, चाहे आपको इनिशियल कंडीशंस ना भी दी हो, कोई भी आप लगा देते हो, किसी भी तरह के बस कोई आंसर निकाल देते हो जो हो जाए। आई गेस इस तरह से ही है। मुझे इतनी डिटेल नहीं पता इसकी, बस अभी मेथड करूँगा वो समझ आ जाएगी। लेकिन
और एंड पे आप इन दोनों आंसर्स को मर्ज कर देते हो ताकि दोनों इन्फॉर्मेशन कैरी करे, वो नॉन होमोजेनस एफ ऑफ एन वाली इन्फॉर्मेशन भी कैरी करे और साथ एसोसिएटेड वो जनरल सोल्यूशन वाली चीज़ें भी उसके अंदर हों। तो फाइंडिंग अ जनरल सोल्यूशन फॉर AHR, इसका पहला स्टेप है कि आप जो एसोसिएटेड होमोजेनस रिलेशन रेकरेंस रिलेशन है उसको सॉल्व करते हो। तो वो तो बहुत ईजी है, आप इसके अंदर पुट कर लेते हो AN इक्वल्स R पावर ऑफ N, रिलेशन के अंदर जाते हो, वो पुट किया, लोएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल कॉमन लिया, आपके पास एक रूट आ रही है R इक्वल्स 3, एक रूट आ रही है तो अल्फ़ा भी सिर्फ एक होगा। अच्छा, अब ये जो है ना, ये एक जनरल सोल्यूशन है, अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी हमने पहले जब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यू फाइंड की थी तो वो हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल रहे थे। तो ये आपके दिमाग में थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि जनरल पर्टिकुलर क्या है, तो ये वो है। तो वही बात, रिफाइन अल्फ़ा सच दैट AN इक्वल्स अल्फ़ा R पावर ऑफ N। अच्छा जी, अब आपके पास एफ ऑफ एन जो था ना, वो एक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 था। अब इसकी वजह से ना हम ये AN की वैल्यू रखेंगे। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई, आप C और D इस तरह से डिफाइन कर रहे हो, N+D, ये क्या है, ये क्यों किया है? तो अभी इसकी डिटेल में थोड़ी देर बाद जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल बस भरोसा रखो कि जब भी डिग्री 1 होती है ना आपके एफ ऑफ एन की, तो आप C और D डिफाइन करते हो सच दैट A ऑफ N इक्वल्स CN+D। ठीक है, अभी उसकी डिटेल में चाहेंगे कि क्यों होता है वगैरह अभी, लेकिन फ़िलहाल समझने के लिए पहले यही करना पड़ेगा। तो AN इक्वल्स 3AN - 1 + 2N, ये हमारे पास रेफरेंस थे। इसके अंदर अगर मैं हर A वाली टर्म की जगह CN+D की फॉर्म में लिख दूँ, जहाँ पे N था उधर N के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी चीज़ थी वो लिख दूँ, तो CN - 1 आ गया यहाँ पर, CN+D 3CN - 0। इसको मैं सिंप्लीफाई कर ही जाता हूँ, मेरे पास ना एंड पे ये आ जाता है 2C + 2N। अच्छा हाँ, मैंने कॉमन ले बेसिकली, मेरे पास ये आया था, इसके अंदर मैंने N वाली टर्म्स कॉमन ले ली और कांस्टेंट वाली टर्म्स को अलहदा कर दिया, मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो मेरे पास आया है ना, ये हर N के लिए होल्ड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रेकरेंस रिलेशन के अंदर N बदलता रहता है लेकिन ये फिर भी होल्ड करता है ना। तो अगर हम कह रहे हैं कि C और D डिफाइन इस तरह से हुए कि हर चीज़ के लिए होल्ड करें, N की हर वैल्यू के लिए होल्ड करें, तो आपके पास जो ये चीज़ आती है तो आप इसलिए कहते हो कि ये भी हर N की वैल्यू के लिए होल्ड करे। ये हो नहीं सकता सिवाय तब अगर ज़ीरो हो। अब उसकी वजह देख लेते हैं। ये है ना, फ़र्ज़ करो यहाँ पे N की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2C + 2 इक्वल्स 3C - D आ रहा है। आप इसको सॉल्व करते हो, आपको कुछ वैल्यूज़ मिल जाती हैं 3C - 2D। इसी तरह आप N की जब वैल्यू 2 करते हो ना, तो ये वाला पूरा हिस्सा ही 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, और हो सकता है कि N फिर बाद में 6 पे हो जाए, जो मर्जी हो, तो वो बहुत आंसर आपका बदल सकता है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि N तो ज़ीरो नहीं होगा, तो इन दोनों को ज़ीरो आउट कर देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि 0 = 0, हम इस फॉर्म में ले आते हैं। तो 2C + 2 = 0 एंड 3C - 2D = 0, हम इससे ये इन्फर करते हैं। अब आपके पास दो इक्वेशंस पड़ी हैं दो वेरिएबल्स के लिए, तो आप इजीली निकाल लेते हो उनके आंसर्स। तो ये C का आंसर आ गया -1, D का आंसर आ गया -3/2। अब हमने जब C और D को डिफाइन किया था, यहाँ पे जब मैं असम्पशन की बात कर रहा था, तो हमने ये कहा था कि A of N = CN+D। तो अब हम इसके अंदर ये वैल्यूज़ डालेंगे ना, -n - 3/2, ये हमें एक पर्टिकुलर सोल्यूशन देगा। पता नहीं किस इनिशियल कंडीशन के लिए दी है, लेकिन देगा। अब हम चाह रहे हैं कि हम शायद किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ इनिशियल वैल्यूज़ के लिए बनाना चाह रहे हो, हमें क्या पता है किसके लिए ये क्या करता है, क्या नहीं करता। तो इसीलिए ना हम इसको एक जनरल फॉर्म में ले आते हैं पहले। तो जनरल फॉर्म में लाने के लिए ना, जो हमने शुरू में इसके एसोसिएटेड होमोजेनस रेकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन निकाला था ना, उसके साथ इसको ऐड कर देते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास होमोजेनस वाले हिस्से का ये सोल्यूशन निकला है, पर्टिकुलर का ये हिस्सा निकला। तो आप इन दोनों को ऐड करते हो, आपके पास फाइनली ये आ जाता है। तो ये जो है ये आपका जनरल सोल्यूशन है फॉर द लीनियर नॉन होमोजेनस रेकरेंस रिलेशन। अभी भी सवाल ख़त्म नहीं हुआ। अगर आपको इनिशियल कंडीशन दी हुई है A1 = 3, तो अब आपने उसके लिहाज से भी इसको करना है ना। तो आप बस इतना करते हो कि यहाँ पे N की वैल्यू 1 सेट कर देते हो और उसके साथ ये कंपेयर करके अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हो। और अब जो आपके पास आएगा ना, जो इनिशियल कंडीशन की वैल्यू भी होल्ड कर रहा है,
अब हमने जो शुरू में हम कह रहे थे ना कि यार मैं पूरी रेकरेंस को इस तरह से चाहता हूँ कि वो बस एफ ऑफ एन की फॉर्म में आ जाए, तो अब ये एन का एक फंक्शन बन गया जो हमें हमेशा सही वैल्यूज देगा। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले हमने वो जो नॉर्मल रेक्टेंस थी पीछे, जो होमोजेनस वाला हिस्सा था, हमने उसको सॉल्व किया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगाई है, इधर तक हमने छोड़ दिया, अल्फा हमने नहीं निकाला। उसके बाद हमने लिनियर जो नॉन होमोजेनस रेक्टेंसलेशन है उसके लिए यहाँ पे एक अजीब डिसीजन लिया जो अभी उसको डिस्कस करते हैं। वो है कि हमने देखा कि 2n आ रहा है तो इसलिए हम a ऑफ n इक्वल्स टू सी एन प्लस डी डिफाइन करेंगे सी ओ डी को, और उससे हमने सी ओ डी की वैल्यूज़ निकाली हैं जो कि हर n के लिए होल्ड करें, और फिर हमने उस पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द नॉन लीनियर होमोजेनस रेक्टेंसलेशन, उल्टा बोल दिया यार, ये इतने ज़्यादा लफ्ज़, अच्छा खैर, अच्छा, और एंड पे हमने मर्ज कर दिया। ये जो मिला है हमें जनरल सोल्यूशन मिला अपने लीनियर नॉन होमोजेनस रेक्टेंसलेशन का। तो एंड पे इनिशियल कंडीशंस के लिहाज से कर दिया, तो वो इन्फिनिट सोल्यूशंस की जगह हम पर्टिकुलर पे आ गए हैं। अल्फ़ा की कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, तो वो अब हमने अल्फ़ा की वैल्यू सेट कर दी है जो होनी चाहिए थी a1 इक्वल्स 3 के लिए। तो अब जो है हमारे पास, अब सॉल्व हो गया। अब इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं कि जो हमने असम्पशन की है कि an इक्वल्स सी एन प्लस डी, ये एक्चुअली हमेशा नहीं काम करेगा। ये हमने सिर्फ इसलिए लगाया था क्योंकि डिग्री 1 थी, क्योंकि वो जो एफ ऑफ एन था वो एन की टर्म्स में लिखा जा रहा था। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं डिफरेंट एफ ऑफ एन के लिए ए एन की क्या वैल्यू होगी, ये याद ना करना, अभी उसके ऊपर आते हैं कि कैसे होता है। एफ ऑफ एन इक्वल्स 7 पावर ऑफ एन, अगर आपके पास जो इस तरह की शायद रेक्रेंस हो कि ए एन इक्वल्स ए एन माइनस 1 प्लस 7 पावर ऑफ एन, अगर आपको इस तरह के रिलेशन दिया हुआ, तो इस केस के अंदर ना आप ए एन इक्वल सी 7 पावर ऑफ एन लगाओगे। यहाँ पे कोई सी एन प्लस डी नहीं लगा रहे होगा जब आपके पास इस तरह से एन एक्सपेरिमेंट में आया हुआ है। इसी तरह से अगर आपको आ जाता है एन स्क्वेयर प्लस 1 इंटू 3 पावर ऑफ एन, अभी और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो उसके लिए आप जो पावर है ना, यहाँ पे स्क्वायर थी ना, तो आप P2 n स्क्वायर P1 n P0 नॉर्मल n के बिना वाली टर्म मल्टीप्लाइड बाय जो 3 और पावर n था, तो यहाँ पे c की जगह ये बड़ी सी चीज़ आ गई है क्योंकि पोलिनोमियल आ गया। पहले यहाँ पे समझ लो ब्रैकेट्स थी तो अब इसको एक्सपैंड कर दिए, लेकिन आप कह रहे होगे कि यार मैंने इसी चीज़ के लिए यहाँ पे ये बनाया हुआ और इसी चीज़ के लिए यहाँ पे n स्क्वायर डाला हुआ, ये क्या मैंने किया हुआ। अब ये बेसिकली है डिफरेंट इनिशियल कंडीशंस के लिए आपको शायद डिफरेंट यूज़ करने पड़ जाए, नहीं जैसे डिफरेंट नहीं, डिफरेंट एसोसिएटेड होमोजेनस की वजह से। यहाँ पे जो मैंने n स्क्वायर डाला है ना, उसकी एक वजह है, और वो है कि पीछे क्या लगा हुआ है ये, तो आप ब्लाइंडली रट्टा नहीं लगा सकते इन चीज़ों का। आपको एक्चुअली ये जो मैं अगली स्लाइड में बताने वाला हूँ वो समझना पड़ेगा। मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा लोगों का इस नोटेशन से भागने का दिल करता है, लेकिन काफ़ी सिंपल है, इजीली मैप हो जाएगी, लेकिन मैं बस उसकी इंपॉर्टेंस समझाना चाह रहा हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप हमेशा सी एन प्लस डी बिना वजह बिना सोचे नहीं लगा सकते। आप सी 7 पावर, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो बिना सोचे कर सकते हो, कोई वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन नहीं है, यही सबसे आपके पास कंप्लीट तरीका है काम करने का। तो अगर एफ ऑफ एन इस तरह का है, अब ये क्या भला है, तो इसको अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं पहले, कुछ और भी करने से पहले। अभी मैंने एक एन स्क्वायर प्लस 1 वाली एग्जांपल दी थी, एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 पावर ऑफ एन। तो यहाँ पे अगर मैं मैपिंग करनी हो तो एस जो है वो 3 है, इसी तरह बी नॉट जो है, मैं डिफरेंट कलर्स यूज़ कर लेता हूँ, बी नॉट जो है वो 1 है, और B1 जो है ना वो एक्चुअली 0 है, क्योंकि आपको कोई भी टर्म नहीं नज़र आ रही जो बीच में n हो। और इसी तरह से फर्ज करो कि यहाँ पे BT की जगह 2 लिखा हुआ है, क्योंकि 2 तक ही जा रहा है ना मैक्सिमम। ये वाला जो B2 है उसका कोएफिशिएंट 1 है, तो ये इस नोटेशन के साथ इस तरह से मैप होएगा। तो एफ ऑफ एन को इससे कंपेयर करना हो तो इस तरह से होएगा कि हमने निकाल लिया जी B2 जो है ना वो 1 है, उसके अलावा B0 जो है वो भी 1 है, और जो B1 था
वो 0 आ रहा है, और इसी तरह जो S है वो 3 है। तो ये वही चीज़ एक्सप्रेस की हुई है, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है ये, बस एक पोलिनोमियल है मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट पावर ऑफ n, ठीक है। कोई भी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री t मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट पावर ऑफ n, इस तरह का अगर आपके पास कुछ हो ना, तो आपका सोल्यूशन ये होगा, मतलब जो आप पुट करते हो ए एन के इक्वल, हमने सी एन प्लस डी किया था ना, अभी उसकी वजह भी देख लेते हैं। मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। अच्छा हाँ, इसको छोटा, हाँ, ए एन इक्वल्स दिस, और एस्पेक्ट रेशियो सही हो गई, कूल। अच्छा, अब पहले हमारे पास जो था वो एफ एन था 2n के बराबर, उसके अंदर एस 1 के बराबर था और पी नॉट 0 के बराबर है, क्योंकि कोई भी आपको नॉर्मल नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे, कांस्टेंट +1 नहीं हुआ हुआ, बस n की एक टर्म पड़ी है। तो n की टर्म कहाँ पे, p1 के साथ है, तो p1 के साथ n का कोफिशिएंट लगा दो 2। ये हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं। अब हम इसके अंदर देखते हैं अपने फॉर्मूले के अंदर कि क्या करना है। लिटरली वही चीज़ है जिस फॉर्म में था, एक पोलिनोमियल है जितनी डिग्री का था, यहाँ पे पोलिनोमियल किस डिग्री का है, 1 डिग्री का है, तो हम उसको जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। अगर मैं उनकी नोटेशन यूज़ करनी तो p1n प्लस p0d मल्टीप्लाइड बाय s पावर ऑफ n, तो 1 पावर ऑफ n। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये सी एन प्लस डी हमने इस तरह से निकाला था पहले वाले के लिए। और जो मैंने पहले बात की हुई थी कि अगर 7 पावर ऑफ n हो तो क्या करना, तो वो भी यहाँ पे बकाया और कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, बस उसको 1 कह दिया हुआ था हमने कि p नॉट इक्वल्स 1, और s की जगह हमने 7 डाल दिया हुआ था। अब ये जो हिस्सा है, अब ये बात बस रह गई है, अगर s जो है ना आपके एसोसिएटेड होमोजेनस रेकरेंस रिलेशन के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की रूट बन रही है, तो फिर आप जितनी बार वो आ रहा है ना उतनी पावर के साथ n लिख देते हो। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दी थी ना, मैंने अस्यूम किया था कि फ़र्ज़ करो ये इसकी मल्टीप्लिसिटी अगर 2 है तो वो इतनी बार आएगा इस तरह से। अच्छा, ये जो ऊपर वाला है ना बेसिकली इस ही से डिफाइन हुआ हुआ है, तो मतलब s की अगर मल्टीप्लिसिटी 0 है ना तो ये n पावर ऑफ 0 1 बन जाता है। अगर मल्टीप्लिसिटी 1 है, अगर रूट में एक बार आ रहा है तो फिर इसकी मतलब s रूट में एक बार आ रहा है तो n पावर ऑफ 1 आ गया। अगर 2 बार आ रहा है तो इस तरह से आ, तो मल्टीप्लिसिटी इस तरह से हो रही है। अब इस तरीके के साथ ना आप को पेपर में जो भी आएगा आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। अगर समझ नहीं आई तो आई गेस लो करके देखो तो 2 टाइम्स की जगह। रिलेशन बिटवीन सेट्स, अगला टॉपिक। अब ये वो वाले रिलेशंस बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल रिलेशंस पे आ गए हम, फंक्शंस वाले रिलेशंस में। तो यार ये है, आपने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा ही हो ये। ए बी जो हैं, अगर 2 सेट्स हैं 0 1 2 1 2 3, इनके बीच में कोई मैपिंग अगर एग्जिस्ट करती है ना तो उसको हम रिलेशन कहते हैं, और उस रिलेशन को हम सेट के अंदर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 0 1 ऑर्डर पेयर्स में रख देते हैं। इफ़ 0 गोज़ टू 1, हम यहाँ पे मैंने बनाया हुआ ना, देखो ये रिलेशन है, तो हम देख सकते हैं 0 1 पे जा रहा है तो इसलिए हमने 0 1 डाल दिया। फिर हमने देखा 1 कहाँ पे जा रहा है, 1 1 पे जा रहा है तो हमने 1 1 डाल दिया। 2 कहाँ पे जा रहा है, 2 2 पे भी जा रहा है और 2 3 पे भी जा रहा है, 2 जगहों पे जा रहा है, तो 2 2 और 2 3 इस तरह से कर लेते हैं। अब ये बेसिकली फंक्शंस ही हैं, ये फंक्शंस नहीं, सॉरी, फंक्शंस रिलेशंस ही होते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगी होती है कि एक तो सारे यूज़ हों। रिलेशंस के अंदर ऐसे हो सकता है कि आपके पास ये सेट है 1 2 3 का, और एक और यहाँ पे सेट है 1 2 3, और यहाँ पे 1 और 2 दोनों अगले वाले सेट के 1 के ऊपर मैप हुए हैं और 3 कहीं भी नहीं जा रहा हो। तो यहाँ पे फंक्शंस के 2 रूल टूट रहे हैं। पहला रूल फंक्शन का ये होता है कि कोई नहीं, वैसे यहाँ पे नहीं टूट रहा, सॉरी, अगर मैं ये कर दूँ ना लेकिन कि 1 2 पे भी जा रहा है, अब फंक्शन का रूल टूट रहा, क्योंकि 1 की सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, सिंगल यूनिक वैल्यू होनी चाहिए फंक्शन होने के लिए, लेकिन रिलेशंस के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। इसी तरह फंक्शंस के अंदर ये भी रिस्ट्रिक्शन होती है कि डोमेन के अंदर हर किसी के लिए डिफाइंड हो, लेकिन यहाँ पे 3 डोमेन में ही आ रहा है लेकिन डिफाइंड नहीं है, कोई रिलेशन नहीं जा रहा। तो
ये जो है ये खाली रिलेशंस में हो सकता है, फंक्शंस में नहीं हो सकता। अच्छा जी, ये ऊपर सा टैबुलर फॉर्म में वही चीज़ है कि इफ़ 0 गोज़ टू 1, आप इस वाली यहाँ पे स्टार्टिंग लोकेशन एंडिंग लोकेशन, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 गोज़ टू 1, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गोज़ टू 1, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 गोज़ टू 2 एंड 3, इस तरह से ये वही चीज़ रिप्रेजेंट हुई हुई है। इसके अंदर कोई ख़ास समझाने वाली चीज़ नहीं है। आगे कॉम्पोजिट्स आ जाते हैं, जब आप दो रिलेशंस के अंदर इस तरह से डालोगे, अगर एक आप रिलेशन के बारे में एक मशीन की तरह सोच रहे हो कि ये ऐसा है आपका सेट, स्टार्टिंग सेट, बीच में कोई मशीन लगी हुई है जो आपकी सारी वैल्यूज़ ले रही है और आउटपुट कर रही है एक और सेट की कोई चीज़। अगर आप इस तरह की दो मशीनें एक साथ लगा लो जो अब इस सेट की भी सारी चीज़ें ले रही है और आउटपुट एक और सेट कर रही है, इसी तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स ही हैं डिफरेंट। तो बेसिकली ये कॉम्पोजिशन है कि आप पहले एक से उठाते हो, जो आउटपुट्स आते हैं आप उन आउटपुट्स को अपनी इनपुट बना लेते हो और आगे एक और रिलेशन में लगाते हो। तो इसकी अच्छी एग्जांपल ये होगी, मैंने से यहाँ पे लिखी हुई है, कितनी अच्छी बात है। चलिए ड्रॉ करके दिखाता हूँ, नहीं समझ आनी इस तरह से। तो ये सेट ए है 1 2 3, एक सेट है बी वो है 4 5 6। मैपिंग आर इस तरह से डिफाइन हुई हुई है, मैं रेड से आर डिफाइन कर लेता हूँ कि 1 goes to 4, 2 goes to 5, 3 goes to 6, ये आर है। अब जो एस है ना, आई गेस ऑरेंज, वो भी इन सब को किसी चीज़ पे मैप कर रहा है 4 5 6 को, क्योंकि वो जो है ना वो रिलेशन है फ्रॉम बी टू सी। तो अब सी बताते हैं क्या है, 7 8 9। तो यहाँ पे अगर आप फॉलो करो कि अगर मैं एस ओ आर को इनपुट दे रहा हूँ 1 फ्रॉम द सेट ए, राइट, तो वो बन रहा है 7। और अगर मैं इसको इनपुट 2 दे रहा हूँ तो ये दे रहा है मुझे 8, और अगर मैं इनपुट 3 दे रहा हूँ तो मुझे एक्चुअली आउटपुट मिल रही है 9। तो यही चीज़ यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इसी तरह से फ़र्ज़ कर लो कि रिलेशन आर इस तरह से डिफाइंड नहीं है कि 2 5 पे जा रहा है, बल्कि इस तरह से डिफाइंड है कि 2 कहीं पे भी नहीं जा रहा। तो अब 2 के कुछ भी नहीं होएगा आंसर के अंदर एस ओ आर के। और फ़र्ज़ करो 3 की 2 पार्ट्स हैं, 3 5 पे भी जा रहा है। तो अब अगर इसका मैंने सेट बनाना हो जो मैंने अब ड्रॉ किया, तो वो होगा कहाँ पे पेन, ये 1 की स्टार्टिंग लोकेशन थी हमारी ए में और 7 पे जाके एंड हो रहा है। इसी तरह 2 जो है कहीं भी नहीं यूज़ हो रहा है, इसलिए हम उसको लिखेंगे ही नहीं। 3 जो है वो पहले जाके 5 बन रहा है जो बाद में जाके 8 बन जाए, तो 3 8 एक आंसर है। उसके अलावा एक इसका आंसर है 3 और 6 में जा रहा है, 6 से फिर 9 पे जा रहा है। तो ये जो सेट है ना ये एस ओ आर के बराबर है, इस तरह से होगा। तो आप इस पूरे पाथ को ट्रेस करते हो कि 3 का पाथ कहाँ पे जा रहा है, इन दोनों पे जा रहा है, तो ये 3, 8 बन रहा है और 9 बन रहा है, इस तरह से होता। अच्छा जी, इसी तरह पावर्स ऑफ अ रिलेशन है, तो वो बेसिकली सेल्फ कॉम्पोजिशन होती है। अगर एक रिलेशन के साथ अपना ही कॉम्पोजिट ले लो तो वो आर स्क्वायर हो जाता है, एक और बार करो तो R3 हो जाएगा, R पावर 3। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, उसके अंदर आप बस स्वैप कर देते हो, ए बी की जगह बी ए लिख देते हो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन के अंदर तमाम पॉसिबल पेयर्स होते हैं सिवाय उनके जो आर के अंदर हैं। तो ये इन्वर्स और कॉम्प्लीमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें, इनको ना मिक्स करना। इन्वर्स बेसिकली है कि अगर आर वो मशीन है जो आपको ए से बी लेके जा रही है, तो आर कॉम्प्लीमेंट जो होगा ना वो चीज़ है जो 4 से 1 आ रही है, 5 से 2 आ रही है, 6 से 3 आ रही है। ये आर नेग है, आर ये लो। अच्छा ठीक हो गया, सॉरी कॉम्प्लीमेंट डाल दिए इन्वर्स कह के, ये रहो। और कॉम्प्लीमेंट होता है तमाम पॉसिबल रिलेशंस के अलावा, उसको मैं ड्रॉ नहीं करने वाला, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन वो ये होगा
कि मैं कुछ मिसाल दे देता हूँ कि चलो मैं बना ही देता हूँ यार, छोटा सा तो सेट है। 1 5 एग्जिस्ट नहीं करता आर के अंदर, 1 6 भी एग्जिस्ट नहीं करता आर के अंदर, 2 4 एग्जिस्ट नहीं करता आर के अंदर, 2 6 एग्जिस्ट नहीं करता आर के अंदर, 3 4 भी नहीं एग्जिस्ट करता, 3 5 भी नहीं करता। तो ये आर कॉम्प्लीमेंट है। तो ये आर इन्वर्स और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस था। अच्छा जी, अब एक और चीज़ आई थी बूलियन प्रोडक्ट। अच्छा, ये कभी कभी ना हम अपने रिलेशंस को मेट्रिसेस की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो ये रिलेशन जो ए है ना, वो है फ्रॉम, अगर मैं चलो मैं उससे अभी इसके ऊपर नहीं आता, ये पहले एक आई गेस इस तरह से समझ लो कि दो मेट्रिसेस के बीच में ऑपरेशन है, बूलियन प्रोडक्ट कहते हैं उसे। तो ये नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हुई है, वैसे लिटरली मल्टीप्लिकेशन ही है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है करने वाला। बस ये है कि कभी भी 2 नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे कोई एग्जांपल मिल जाए मुझे जहाँ पे एंड 1 1 हो रहा हो, 1 1, और अगर फ़र्ज़ करो इन दोनों के अंदर अगर इस फेस की जगह यहाँ पे माई रिएक्शन टू दिस इंफॉर्मेशन, नहीं, अगर यहाँ पे 1 1 एंड 1 और यहाँ पे भी 1 एंड 1 लिखा होता तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में ये 2 बन जाता ना, लेकिन बस यहाँ पे 1 ही रहेगा मैक्सिमम। ये है बस वरना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, कुछ भी देखने वाला नहीं है। तो इसको बूलियन प्रोडक्ट कहते हैं। अब मैं ये जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बार इजी तरीका होता है कॉम्पोजिशन निकालने का कि आप इस तरह से कर लो, बस SOR निकालना है तो आप R.S कर दो। तो ये ऑपोजिट ऑर्डर में होते हैं, ये याद रखने वाली बात है। काफ़ी लोग नॉर्मल ऑर्डर में लिख देते हैं, उसके मार्क्स फिर बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो अगर S एक रिलेशन है, चलो पहले R पहले आ रहा है, तो जब भी SOR होता है ना, इसके अंदर R पहले हो रहा होता है ऑपरेशन। तो अभी भी मैंने वहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे जो हुआ, तो R पहले हो रहा है, वो A और B के ऊपर जा रहा है, R goes from A to B। ये हो रहा इस तरह से हो रहा है। तो आप A से B में आते हो, फिर B से C जा रहे हो, तो A to C बन जाते हैं इफेक्टिवली। ये हो रहा ठीक हो गया। तो इन रिलेशंस को आप अगर S और R को रिप्रेजेंट करो तो वो हो जाता है बूलियन प्रोडक्ट में। खैर, अब अगला कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज़। अच्छा, पहले उसके लिए आपको रिलेशंस ऑन अ सेट का पता होना चाहिए। तो बेसिकली वो यही है कि अगर R इस तरह का है कि वो एक सेट को अपने ऊपर ही लेके जा रहा है, मतलब A और B एक्चुअली एक ही सेट है, A और A ही है, तो ऐसा जो R होएगा उसको कहेंगे रिलेशन ऑन अ सेट। तो इस तरह के रिलेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। सबसे पहले बड़ी इजी सी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो मैं साथ एग्जांपल लेके चलता हूँ एक छोटी सी। फ़र्ज़ कर लो आपके पास सेट A के अंदर 1 2 3 है, 1 2 and 3। हाँ, अच्छा, अगर आप इधर A सेट लेते हो, ठीक है, ये सेट है 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 है। आप रेफरेंस कह रहा हूँ, रिलेशन डिफाइन कर देते हो, ये इधर को जा रहा है यूं यूं। तो ये एक रिफ्लेक्सिव सेट नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर x के लिए, यानी इस सेट के अंदर हर एलिमेंट के लिए x एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। गंदी बातें कर रहा है, नहीं, मतलब अगर 1 है ना तो 1 1 होना ज़रूरी है, 2 है ना तो 2 2 होना ज़रूरी है, 3 है तो 3 3 होना ज़रूरी है। कोई इनमें से एक भी ना हो ना, मतलब ये है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहा, क्योंकि लिखा हुआ है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे 1 1 तो बिलोंग करता है, 2 2 तो करता है, लेकिन 3 3 नहीं कर रहा, तो ये एक रिफ्लेक्सिव नहीं है और ये रिफ्लेक्सिव है। और रिफ्लेक्सिव होने के लिए ज़रूरी नहीं कि खाली ये में हो सकता है 2 यहाँ पे भी साथ जा रहा हो और साथ 1 में भी इधर भी जा रहा हो और 3 कहीं और भी जा रहा हो, जो मर्जी साथ। लेकिन इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए आपको ये करना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद एक इररिफ्लेक्सिव होता है। तो इररिफ्लेक्सिव, ये जो सेट है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 1 1 पे जा रहा हो, 2 2 पे जा रहा है, चाहे 3 ना जा रहा हो, इसके लिए कि कोई भी ना जा रहा हो, इररिफ्लेक्सिव के लिए ये है। तो इररिफ्लेक्सिव की एग्जांपल ये होगी कि 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने ऊपर ही जा रहा हो, तो इररिफ्लेक्सिव ये होता है। इसके बाद आता है सिमेट्रिक।
तो वो ये कहा जाता है कि अगर कोई भी आपके पास यहाँ पे आर इस तरह से डिफाइंड है 1,2 2,3 फर्ज करो, चलो 3,1 ही कर दो, मैं 3 लिख दिया। ये है ना, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सॉरी रिफ्लेक्सिव भी नहीं है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए ना अगर 1 2 है ना तो 2 1 होना भी ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे 2 1 भी डाल देता हूँ। और अगर 3 1 है ना तो 1 3 होना भी ज़रूरी है। तो अभी जो नीचे वाला जो मैंने सेट बनाया है ना ये एक्चुअली रिफ्लेक्सिव है, सो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। सही है, क्योंकि कंडीशन ये है फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इसी तरह एंटी सिमेट्रिक आ जाता है, इसके अंदर है इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू आर देन एक्स इक्वल्स वाई। अब ये क्या है, बेसिकली अगर मैं इस तरह से रिलेशन डिफाइन करता हूँ, ये 1 2 3 पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 3 2 2 और फिर आई गेस 3 2। ये जो है ये एक एसिमेट्रिक सेट, सॉरी एंटी सिमेट्रिक सेट है। अब इसकी क्या वजह है, आप इधर देखो, कहा जाता है कि 1 3 और नहीं 1 3 है और 3 1 नहीं है, ठीक है। तो आप आगे देख ही नहीं सकते, ये इम्प्लीकेशन अभी भी ट्रू हुई है, कोई वायलेशन नहीं हुई इसकी। कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन तब होगी अगर ये कंडीशन ट्रू हो और आगे वाली ना हो। तो वो इस तरह, अभी चलो मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ, पहले समझ लो कि लिखा क्या हुआ है। अच्छा देखो, लेट्स से x और y यहाँ पे 3 हैं दोनों, तो 3 3 बिलोंग्स टू r एंड 3 3 बिलोंग्स टू r, तो 3 इक्वल्स 3, ठीक है। लेकिन अगर यही मैंने यहाँ पे लिखा होता 3,1 मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, सही है। तो अब 1 3 exists and 3 1 exists, but x is not equal to y, 1 is not equal to 3, तो अब ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, वायलेट हो गया, क्योंकि ये इफ देन रिलेशनशिप जो था, जो इफ देन कंडीशन है, वायलेट हो रही है। तो ये एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस आपको आई गेस थोड़ी बहुत नोटेशन की समझ होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही ना, इसका मतलब आपकी मिड वन की तैयारी नहीं है, तो उसके लिए मैं मदद नहीं कर सकता। ये इम्प्लीकेशन कब ट्रू होती है कब फॉल्स होती है ये देखना ना, आप मिड वन वाली वीडियो देखो। एनीवेज एसिमेट्रिक के लिए, अच्छा हाँ, एसिमेट्रिक के अंदर है कि कोई भी सिमेट्रिक ना हो। अब ये ऊपर वाले से कैसे डिफरेंट है, ऊपर वाले के अंदर ना एक सेकेंड रुको, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, हाँ ठीक है। तो एक सेकेंड, अगर मैं इस तरह से कर देता हूँ तो ये एक एसिमेट्रिक सेट है। देखो एक्स वाई बिलोंग करता है 1 3, 3 1 नहीं करता, इसी तरह 2 1 करता है, 1 2 नहीं करता। लेकिन अगर इसके अंदर मैं 2 2 भी डाल दूँ ना, तो अब ये एसिमेट्रिक नहीं रहा, ये एंटी सिमेट्रिक बन गया। ऑल एसिमेट्रिक सेट्स आर एंटी सिमेट्रिक, लेकिन अभी उस पर नहीं आता। तो एसिमेट्रिक के अंदर कहा हुआ है कि वाई एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे है 2 2 है, क्योंकि x भी 2 हो सकता है, क्योंकि फॉर ऑल x फॉर ऑल y फॉर एनी इंटीजर x इन द सेट एंड फॉर एनी इंटीजर y इन द सेट, अगर मैं दोनों को 2 रेड कर लेता तो 2 2 एग्जिस्ट इन R implies that 2 2 does not exist in R. Obviously ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इस केस के अंदर जब x और y 2 के बराबर है, क्योंकि ये सफिशिएंट कंडीशन पूरी है, नेसेसरी कंडीशन पूरी नहीं है। तो इससे पता चलता है कि इम्प्लीकेशन फॉल्स है, यानी हम इसको एसिमेट्रिक नहीं कह सकते। लेकिन अगर ये ऊपर वाली डेफिनेशन में हम देखें तो एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन के अंदर बस कहा हुआ है कि अगर करता है तो फिर वो अपने आप के बराबर है, तो वो रिफ्लेक्सिव है। तो बेसिकली ऑल एसिमेट्रिक सेट्स जो है ना, उनका एंटी सिमेट्रिक से सिर्फ यही डिफरेंस है कि वो इररिफ्लेक्सिव होता है।
अगर आप एक एंटी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक प्लस इररिफ्लेक्सिव की तरह से भी आप इसको समझ सकते हो, अगर इस तरह से समझ नहीं आती नोटेशन से तो खैर आखिर आ गई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल वाई, फॉर ऑल जी, if xy belongs to R and yz belongs to R, xz belongs to R, यहां पे जो है ये ट्रांजिटिव नहीं है। एक सेकंड देख लूं है या नहीं। ओ नहीं, वैसे मे भी होगा, नहीं है। देखो 2 1 एक, इसको कह लो x, इसको कह लो y, उसके बाद 1 3, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक्स जी जो है यानी 2 3 एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसीलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। ओके अगर सारे करते होते तो फिर, अगर कोई भी वायोलेशन ना होती तो ये ट्रांजिटिव होता। ये है बेसिकली। अच्छा जी, अभी इसकी थोड़ी सी और डिटेल ट्रांजिटिव की बाद में देख लेंगे, पहले उससे देख लेंगे इन प्रॉपर्टीज़ को देखना ना मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में काफ़ी ईजी हो जाता है। अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो कि क्या हर कोई अपने पे जा रहे हैं नहीं, तो आप बस डायगोनल एलिमेंट्स चेक करो, क्योंकि देखो ना अगर 1 2 3 के लिए हम बनाए हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 2, आई गेस एक ऊपर वाली ले लेता हूँ, ये सेट ख़त्म करता हूँ, ये यहाँ पे ले आता हूँ। हाँ ओ भाई, हाँ ठीक है। तो इसके अंदर मुझे नज़र आ रहा है 1 goes to 3, तो मैं यहाँ पे 1 लगा देता हूँ। उसके अलावा मुझे नज़र आ रहा है 2 goes to 1, यहाँ पे 1 लगा देता हूँ। 2 goes to 2, यहाँ पे 1 लगाता हूँ। बकाया सारा कुछ 0 है। इसके अंदर हम नोट कर सकते हैं कुछ चीज़ें। सबसे पहली चीज़, डायगोनल एलिमेंट सारी 1 नहीं है, इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन ये सारी 0 भी नहीं है, तो इसलिए इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो एक ये चीज़ होगी कि इस तरह से हम देख सकते हैं। उसके अलावा एक होता है डायगोनल रूल, बेसिकली ये सिमेट्रिक मुझे लग रहा है होगा, उसकी वजह भी मैं बताता हूँ क्यों। 1 3 है, 3 1 नहीं है, नेवर माइंड, वेट होल्ड ऑन, 1 goes to 3 3 1, ओ हाँ सॉरी, एंटी सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है, एसिमेट्रिक है, उल्टा बोल दिया, एंटी सिमेट्रिक है। हाँ 1 है, उसके ऑपोजिट वाली साइड पे 0 है, 1 है, उसके ऑपोजिट वाली साइड पे 0 है। तो बेसिकली अगर आप ट्रांसपोज लो इस मैट्रिक्स का, तो जो इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन आएगी ना, ये वाली, उस पे 0 होना चाहिए। जो भी 1 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांसपोज पोजीशन के ऊपर 0 होना चाहिए, तो वो एंटी सिमेट्रिक होता है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ। और सिमेट्रिक के लिए जहाँ पे 1 है उसकी ट्रांसपोज पोजीशन पे 1 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 1 होता और यहाँ पे 1 होता, तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन होता, क्योंकि ये है। अच्छा जी, और साथ उन्होंने बीच में ये डायगोनल लाइन भी इसलिए लगाई हुई है क्योंकि ओवर रिफ्लेक्सिव भी तो हो सकता ना। अच्छा जी, ठीक है, ओके। इसी तरह से ग्राफ रिप्रेजेंटेशन अगर हम करें तो ये भी काफ़ी सिंपल है। A goes to B, B goes to C। अगर आप यहाँ पे A B की जगह 1 2 3 लगा दो, तो इसका मतलब है 1 goes to 1, B goes to B यानी 2 goes to 2, C goes to C। तो ये जो सारे लूप्स हैं ना, ये शो कर रहे हैं अगर आपके हर नोड के इर्द गिर्द लूप है तो फिर वो रिफ्लेक्सिव है। और इसी तरह से अगर कोई एक भी लूप नहीं है तो इसका मतलब वो इररिफ्लेक्सिव है। इसी तरह सिमेट्रिक के अंदर है कि अगर जा रहा है तो आ भी रहा होना चाहिए, इसी तरह से। और अगर आप एसिमेट्रिक की बात कर रहे हो या एंटी सिमेट्रिक की बात कर रहे हो तो आप वो खुद ही सोच सकते हो क्या होगा। एसिमेट्रिक के अंदर है कि ऐसा कभी भी ना हो कि अगर एक एरो जा रहा है तो दूसरे पे आ रहा हो, सिवाय तब अगर वो एक लूप हो, जबकि एंटी सिमेट्रिक के अंदर लूप्स को भी नहीं गिनना हमने। तो इस तरह से आप ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देख के भी आप बता सकते हो, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देख के भी बता सकते हो कि ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करता है या नहीं करता। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। क्लोजर, अभी ये हमने बेसिकली कर ही लिया हुआ है टॉपिक, क्योंकि अभी मैं काफ़ी बार ये कर रहा था। रिफ्लेक्सिव क्लोजर हमने काफ़ी बनाया है। बेसिकली क्लोजर होता है एक ऐसा रिलेशन, अच्छा देखो, हर रिलेशन के लिए जो कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, ऐसा कोई सेट एग्जिस्ट करता है, छोटा, सबसे छोटा सेट, जिसके अंदर आपने सिर्फ मिनिमल एडिशन की हुई है, जो कि वो प्रॉपर्टी होल्ड करता है। सारे वो एलिमेंट्स हैं जो आर के अंदर हैं, बस एक आध एलिमेंट एक्स्ट्रा डाल दिया हुआ,
जिसकी वजह से अब वो प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो ऐसा स्मॉलेस्ट सेट जो होगा ना, उसको हम उसका क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू दैट प्रॉपर्टी कहेंगे। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव क्लोजर है। तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ आर बताओ, ये कहा गया। हमें 1 1 पता है, 2 2 पता है, 3 3 नहीं डला हुआ। तो इसको रिफ्लेक्सिव होने के लिए 3 3 होने की ज़रूरत है ना, एंटर होने के। तो इसका रिफ्लेक्सिव क्लोजर वही सेट है, बस 3 3 इंसर्ट किया हुआ है। इसी तरह सिमेट्रिक क्लोजर आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखो 1 2 2 3, यहाँ पे 2 वायलेशन हैं। 1 2 एग्जिस्ट करता है, 2 1 नहीं करता, 2 3 करता है, 3 2 नहीं करता। तो हम उन दोनों को अगर डाल दें तो अब ये सेट सिमेट्रिक हो गया। इसी तरह से आप एंटी सिमेट्रिक और इरिफ्लेक्सिव के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि आप रिमूव नहीं कर सकते। डेफिनेशन में आता है कि आप कुछ वो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए जो आर के अंदर थे, उसके अलावा इजाफा करें, तो इसलिए वो कोई चीज़ होती ही नहीं है। इरिफ्लेक्सिव क्लोजर कोई टर्म है ही नहीं, ठीक है। अगर है तो बंदा कोई मजाक में कह रहा है। ट्रांजिटिव क्लोजर, अच्छा, अब ट्रांजिटिव क्लोजर के अंदर इस तरह से नहीं होता। देखो मुझे वायलेशंस मिलती हैं 1 4 2 3 के अंदर। मैं देखता हूँ 1 4 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, 1 4 पे जा रहा है, लेकिन 3 4 पे नहीं जा रहा। ये वो एक्स वाई जी एक्स जी वाला रूल है, तो ये वायलेट हो रहा है। इसी तरह से मुझे 2 3 भी नज़र आ रहा है और 3 1 भी नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे 2 1 नज़र नहीं आ रहा। तो ये मुझे 2 वायलेशंस मिल गई हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इस सेट में। आमतौर पे ऐसे होता है कि मैं इनके कोरिस्पॉन्डिंग ये चीज़ें डाल देता हूँ, ये दोनों, और वो सही हो जाता है, जैसे इसमें हो रहा था। लेकिन ट्रांजिटिव के अंदर ऐसा नहीं होता। ट्रांजिटिव के अंदर इनके इंसर्शन के बाद ना कोई और कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अब हमने इंसर्ट किया 2 1। अब 2 1 के होने की वजह से ना एक और नई चीज़ आ गई है। 2 1 एग्जिस्ट करता है, 1 4 एग्जिस्ट करता है, 2 4 नहीं करता। ये पहले मेरे लिए इनविजिबल था मसला, जब इंसर्ट किया उसके बाद जाके नज़र आ रहा है। तो इसको आपको ना बार बार करते जाना पड़ता है जब तक सारे वायलेशंस ख़त्म नहीं हो जाते। अब ये थोड़ा सा आपको अनोइंग लगेगा ऑब्वियसली, तो इसका बेहतर तरीका भी है। तो ये उसका बेहतर तरीका है। ये मेट्रिसेस हैं R1 R2 R3 Rn, इन सब के अंदर बस और किया हुआ है। क्या एग्जांपल लूँ? आई गेस करके सॉल्व करूँ कोई। आई मीन वैसे मैंने इस चैप्टर पे और कुछ करना तो है नहीं, यही कर लेता हूँ। अच्छा जी, अभी इतनी वीडियो लेट क्यों आती है? अच्छा 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा ये मैट्रिक्स है हमारे 1 4 2 3 3 1। यार नहीं, मैं छोटी मैट्रिक्स के साथ करता हूँ, मेरा नहीं दिल कर रहा इतना लंबा करने का। 3 स्टेप्स में करूँगा खाली, 1 3 कर लेता है। 1 2 3 1 2 3। फ़र्ज़ करो आपके पास ये रिलेशन दिया हुआ है, 1 2 2 3 3 1। आई गेस ये कर लो। अब इसको हम इसके अंदर डालें तो फ्रॉम 1 हम कहाँ पे जा सकते हैं? 2 पे जा सकते हैं। फ्रॉम 2 कहाँ पे जा सकते हैं? 3 पे जा सकते हैं। फ्रॉम 3 कहाँ पे जा सकते हैं? 1 पे आ सकते हैं। ये हमारे पास आ गया R। अब हमने उस मेथड के अकॉर्डिंगली जितनी टर्म्स हैं ना, सॉरी जितने वर्टिसेस हैं, 3 है ना, जितने एलिमेंट्स हैं, उस पावर तक जाना है। तो हम R3 तक जा रहे हैं, R पावर 3 तक। तो पहले R² निकालते हैं। तो R² हमें पता है ROR होता है। मैंने बूलियन प्रोडक्ट की बात करते हुए मैंने बताया था कि ROR एक्चुअली R डॉट R के बराबर होता है। एक्चुअली वो मैंने इस तरह से बताया था कि SOR इक्वल्स रिवर्स ऑर्डर के अंदर R बूलियन प्रोडक्ट S। ये रिवर्स ऑर्डर ज़रूरी है बाय द वे, इस प्रॉब्लम में नहीं है, यहाँ पे मैटर नहीं करता, दोनों में बराबर ही होते हैं, बट जनरली करता है। खैर, आप यहाँ पे वो सेट बना देते हो 0 1 0 0 0 1 1 0 0, और फिर मैं इसी मैट्रिक्स को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि दूसरी साइड पे भी आ रही है। कूल। अब आपने ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो
रो कॉलम आ जाओ, फटा करना। मैं डायरेक्ट तरीके से कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो है, इधर ज़ीरो है, इधर वन है, ठीक है, इधर आ रहा है वन, इधर वन नहीं आ रहा, इधर ज़ीरो आ रहा। उसके बाद रो टू और कॉलम वन के अंदर यहाँ पे भी ज़ीरो आ रहा। रो थ्री कॉलम वन के अंदर ज़ीरो आएगा क्योंकि खाली पहले वाले वन के साथ मैंने कंपेयर करना है। यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग जो सॉरी यहाँ पे जो बन रहा है इधर मल्टीप्लाई नहीं होगा, आगे ये वाला ज़ीरो हो जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से आप डायरेक्टली करते रहो, आपको स्टेप्स शो करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से कर लेते हो। आपके पास आ गया आर स्क्वायर। अब आपने आर क्यूब बनाना है, तो आर क्यूब के लिए आप आर कॉम्पोजिशन आर स्क्वायर कर लो या आर स्क्वायर कॉम्पोजिशन आर कर लो, लिटरली डज़ नॉट मैटर, तो आपकी मर्ज़ी। तो मैं यहाँ पे ही कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ आर ओ आर स्क्वायर आर क्यूब इक्वल्स दिस। तो रिवर्स ऑर्डर में होता है, तो मैं ऊपर से आर उठा लेता हूँ कोई लमाओ। अच्छा, इस तरह से यार आप सॉल्व करिए जाओ, आपके पास जो एंड पे मेट्रिसेस आएंगी ना, ठीक है, ये आर की आ गई, ये आर स्क्वायर की आ गई, इसी तरह से जितने भी एलिमेंट्स हैं अप टिल आर एन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके आपने निकाल लिया। अब अगर यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, ये कुछ यहाँ पे इस तरह से वन है, आपका जो रिजल्ट होना चाहिए ना, या वैसे मैं ये भी कर सकता हूँ, उसके अंदर ना जहाँ पे भी वन है वहाँ पे वन हमेशा होना चाहिए, ज़ीरो हो ओवरराइट हो जाएगा, ये हो रहा है, तो वो इस तरह से कुछ बन जाएगा। तो ये जो मैंने एग्जांपल दी है उसके अंदर इस तरह से कुछ हो रहा। यहाँ पे मुझे एक वन नज़र आया था, तो यहाँ पे इसलिए वन आ गया और किया बेसिकली, ठीक है। सेंटर में वन आ रहा था तो मैंने सेंटर में कर दिया, राइट साइड पे आ रहा था मैंने राइट साइड पे कर दिए, बॉटम लेफ्ट पे आया तो मैंने बॉटम लेफ्ट भी कर दी, जहाँ पे भी वन आ जाए उसके कोरिस्पोंडिंग पोजीशन में रिजल्ट के अंदर वन आ जाए। तो ये जो है ये आपका ट्रांजिटिव क्लोजर है, ये वो फॉर्मूला लिखा हुआ। अच्छा जी, इक्विवेलेंस रिलेशंस। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं? एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हों, रिफ्लेक्सिव भी होए, सिमेट्रिक भी होए और ट्रांजिटिव भी होए, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन के अंदर जो अगर आपको ए कॉमा बी मिलता है एक ऑर्डर्ड पेयर, तो हम कहते हैं कि ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी, ठीक है। ये एक टर्म आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? तो ए की इक्विवेलेंस क्लास ये है, मतलब अगर मैं कहता हूँ मेरे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन अ सेट ए इक्वल्स 1 2 3, यार मुझे 1 2 3 से ज़्यादा प्यार नहीं है, अगली बार कोई और एग्जांपल लूँगा, व्हाटएवर। अच्छा, ए आर, ठीक है, हाँ। तो अगर मैंने इस फ़र्ज़ करो इसका कोई मुझे मिल गया है आर इक्विवेलेंस रिलेशन, यहाँ पे कोई आर है जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब वो सिमेट्रिक भी है, वो ट्रांजिटिव भी है और वो रिफ्लेक्सिव भी है। स्ट्रिंग यार, अच्छा वो यार अच्छा तरीका है याद रखने का, STR, कूल। अच्छा जी, तो इसके अंदर अगर मैंने आर के अंदर टू की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो मैं इस तरह से करूँगा 2R। तो आर के अंदर जितने भी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो 2 से शुरू हो रहे हैं और किसी और पे जा रहे हैं ना, मैंने खाली उनको इंक्लूड करना है, और मतलब खाली इस हिस्से को मैं ये लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ, इंक्लूड S सच दैट AS बिलोंग्स टू R। ये हो रहा। इसका यूज़ क्या है, इसकी प्रॉब्लम में कैसे आएगा, आई लिटरली हैव नो आइडिया, बट आई गेस हमें डिफ़ाइन करके बताया हुआ ये भी कुछ होता है। इसके अलावा इसी तरह से एक आध और कॉन्सेप्ट भी है जो बस डिफ़ाइन करके फेंक के चले गए हैं, वो है, ये उनकी स्लाइड से मैंने उठा दिया हुआ कि मेरा दिल नहीं कर रहा था बनाने का, कुछ करने के लिए है नहीं, बनी पड़ी मैं क्यों बनाऊँ फिर से। पार्टीशन क्या होती है? पार्टीशन ये होती है जो पाकिस्तान इंडिया की हुई थी। एक बड़े सेट को आप 2-3 डिसजॉइंटेड सेट्स में डिवाइड कर लेते हो सच दैट कि आप अगर उन सब का यूनियन लो ना तो आपको वो ओरिजिनल सेट मिले।
ये हुआ हुआ। तो ये है कि नल नहीं होना चाहिए किसी को भी फॉर सम रीज़न, वरना वो एम्प्टी पार्टीशन की सेंस नहीं बनती, आई गेस, इसलिए कहा हुआ है। और फॉर ऑल वन, हाँ ठीक है, सही है। माई राय इज़ नॉट इक्वल टू जे, हाँ ठीक है, सही है। कोई भी दो डिस्टिंक्ट पार्टीशंस जो हैं उनके बीच में इंटरसेक्शन नल अगर हो तो वैलिड होगा, वरना अगर कोई भी आ गई जिसके अंदर कोई इंटरसेक्शन आ रही है तो वो पार्टीशंस नहीं होंगे, वो वेन डायग्राम टाइप शिट बन रही है, पता नहीं। खैर, ये दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, ये वाली और ये वाले। वैसे ऊपर वाली भी ऑब्वियसली डेफिनेशन है लिखी हुई। खैर, रेलिवेंट क्या है? रेलिवेंट ये है कि अगर आप हर ए के अंदर, वाओ फनी फ्रेंड्स, अगर आप हर एलिमेंट इन द सेट ए के लिए उसकी इक्विवेलेंस क्लास का यूनियन लो ना, तो आपको एंड पे तो वही मिल जाएगा। उसकी वजह ये है कि देखो 1 2 नहीं 1 2 3 नहीं 1 2 5 1 2 5 है आपके पास ए, ठीक है। तो आपके पास पहले आप इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकाल लेते हो फॉर द सेट आर, उसके बाद आप इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकाल, बोला नहीं जा रहा भाई, इतना बोल रहा हूँ, 5 आर। इन सब का अगर आप यूनियन लोगे ना तो आपको वो मिलेगा, उसकी आपको मिल जाएगा। हाँ वेट व्हाट द फक, अभी उन्होंने डिफाइन इस तरह से नहीं किया था, फिर वो ए एस डालने पड़ेंगे इनको, व्हाटएवर। आई गेस ए एस ही रख रहे होंगे, फिर एस इन्होंने एम ही डाला हुआ, लेकिन पिछली डेफिनेशन थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है। आई डोंट थिंक इट मैटर्स, प्रॉबली नहीं आएगा, पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो। आखिरी टॉपिक फाइनली, ग्राफ्स। सिंपल ग्राफ क्या होता है? सिंपल ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जो अनडायरेक्टेड हो, मल्टीपल एजेस ना हो दो नोड्स के बीच में। ये सिंपल ग्राफ और मल्टी ग्राफ के बीच में डिफरेंस है, देख लो भाई। ये दो नोड्स हैं, अगर इनके बीच में कोई कनेक्शन एग्जिस्ट करता है ये सिंपल है, एक करता है तो भी सिंपल ही है। अगर दो करते हैं और वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही चीज़ फिर से दिखा रहे हैं, तो ये मल्टी ग्राफ है। आई गेस इस तरह की चीज़ों में यूज़ हो सकता है अगर मल्टीपल रोड्स एग्जिस्ट करती हैं दो पोजीशंस के बीच में। आई डोंट नो व्हाई दे वुड, बट अगर करती हैं, वैसे नहीं करती आमतौर पे, कभी भी नहीं होता ऐसे, वन वे बना लेता है। मल्टीपल लेन्स के लिए हो सकता है, आप एक लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो यूज़ कर रहे हो, दो लेन हैं तो इस तरह का सिस्टम्स में यूज़ होता होगा प्रॉब्ली। ये मल्टीग्राफ होता है। उसके अलावा स्यूडोग्राफ क्या होता है? स्यूडोग्राफ होता है जिसके अंदर आप अपने अंदर भी जा सकते हो, तो ये स्यूडोग्राफ होता है। उसके बाद इंटरेस्टिंगली इनफ डायरेक्टेड मल्टीग्राफ के अंदर लूप्स अलाउड होते हैं। अगर मैं इस तरह से करूं, ये एक डायरेक्टेड मल्टीग्राफ है। स्यूडोग्राफ भी है क्योंकि इसके अंदर लूप एग्जिस्ट करता है, लेकिन डायरेक्टेड मल्टीग्राफ भी है। लेकिन नॉर्मल मल्टीग्राफ के अंदर आप नहीं डाल सकते, मतलब आप इस तरह से नहीं कर सकते। आई डोंट नो व्हाई, बस बुक में लिखा हुआ है, आई डोंट नो। मेरा नहीं ख्याल इतनी डिटेल मैटर करती है। लेकिन मिक्स्ड ग्राफ क्या होता है? उसके अंदर हर चीज़ की का ही मिक्सचर होता है, कैसी बात है। लूप्स भी अलाउड होते हैं, मल्टीपल एजेस भी अलाउड होती हैं, जो करना करो, डायरेक्शन भी अन डायरेक्शन भी, जो मर्जी करना करो। ये एक छोटू सा सवाल था, एक्टिविटी थी मेनली, वैसे इसमें कोई सवाल तो है नहीं। आपको सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको कहा हुआ है इसके लिए ग्राफ बनाओ। क्या ग्राफ बनाना है? अभी प्रोग्राम दिया हुआ है। वो कहते हैं कि अगर ये एक प्रोग्राम है और आपने बताना है कि क्या किस स्टेटमेंट का क्या क्या प्री रेक्विजिट है, तो आप किस तरह से करते हैं? तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 का तो कोई प्री रेक्विजिट नहीं है ना, तो वो तो उसकी तरफ कुछ भी पॉइंट नहीं करा, आपने बस एक S1 ड्रॉ कर दिया। फिर आप S2 पे आते हो, इसका भी कोई प्री रेक्विजिट नहीं है, बस एक B = 1 डिफाइन हुआ हुआ है। S1 पहले हो जाए, S2 पहले हो जाए, डजेंट रियली मैटर। अगर दोनों एक साथ हो गई हैं तो हो गई हैं, आगे नीचे चलता जाएगा। तो इसीलिए हम S2 भी ऐसे ही बना लेते हैं जिसके ऊपर कोई एरो नहीं आ रहा। फिर हम देखते हैं S3, वो है A+1। अब A की वैल्यू डिफाइन ही S1 के अंदर हुई है, तो S3 के रन होने से पहले S1 का चलना ज़रूरी है। तो इसलिए हम S1 से S3 एक एरो बना देते हैं कि S3 डिपेंड्स ऑन S1। इसी तरह S4 वगैरह सबके लिए है, बहुत सिंपल है। ये है ईजी। तो इसके अंदर कुछ और देखने वाला नहीं है, बस एक एक्टिविटी थी ग्राफ कंस्ट्रक्शन की। इसी तरह से एक आध और भी थी कि इन्फ्लुएंस ग्राफ बताओ कि प्रेसिडेंट किन किन को इन्फ्लुएंस करता है।
उसके अलावा ये नीश ओवरलैप ग्राफ का एक सवाल था। उन्होंने बस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी हुई थी कि रॉबिन ये चीज़ खाता है, पता नहीं क्या करता है। रॉबिन मॉकिंग बर्ड को खाता है, ब्लू जे भी मॉकिंग बर्ड को खाता है, पता नहीं कुछ तरह था, खाता तो नहीं होगा, पता नहीं कुछ और ही होगा, सारे बर्ड्स ही हैं आई डोंट नो। लेकिन इस तरह से है कि आपको वर्बल डिस्क्रिप्शन दी हुई, आपने ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। इस तरह की छोटी मोटी सी एक्टिविटीज़ थी। मेरा नहीं ख्याल इस तरह कुछ आएगा, बट ओके। आगे कुछ टर्मिनोलॉजी है। नेबर्स क्या होते हैं? एडजेसेंट वर्टिसेस होते हैं, दोनों नामों से बुलाया जाता है, यानी जिसके साथ आपका डिस्टेंस 1 हो। तो काफ़ी सिंपल है, बताने की ज़रूरत नहीं, पता तो होगा अभी तक। नेबर्स का डीएस का पेपर दे दिया हुआ आपने। अच्छा, नेबरहुड क्या होता है? सेट ऑफ नोड्स, सेट ऑफ वर्टिसेस। तो ये रेड वाली नोड के नेबरहुड के अंदर ये वाली वर्टेक्स आएगी और ये वाली वर्टेक्स आएगी। तो ये दो वर्टिसेस जो होंगी, फर्स्ट करो 1 और 5 हैं, तो इस तरह से हो जाएगा। ये इसका नेबरहुड है, एन ऑफ रेड, एन ऑफ रेड। अच्छा हाँ, ये हो गया नेबरहुड क्या होता है। उसके बाद डिग्री क्या होती है। अब ये एक्चुअली देखने वाली चीज़ है थोड़ी बहुत, काफ़ी लोग, वैसे इजी है बहुत, बट ओके। मैं कोई ग्राफ उठा लेता हूँ, यहाँ से पीछे से उठा लेता हूँ, ये वाला ग्राफ उठा लेता हूँ। लूप्स वाला उठाना चाहिए कोई। पीछे चलता है, ये वाला ग्राफ उठा लेता हूँ। हाँ, इनके अंदर मैंने डिग्री निकालनी है ए बी सी की। तो मैं पता क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर ना जूम इन करी जाता हूँ। ए जो है ना, ए के ऊपर एक एग्जांपल मैं ड्रॉ कर लूँ सही से। एक एरो इधर आ रहा है, एक एरो इधर आ रहा है, एक एरो इधर आ रहा है। तो इन डिग्री जो है ना इसकी, कितने एरोज अंदर आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। इसी तरह आउट डिग्री देख लेते हैं। तो आउट डिग्री इसकी कितनी है? ये ग्राफ अच्छी एग्जांपल नहीं है, खैर यहाँ पे देख लो। अगर इस तरह से होगा, आमतौर पे आपने ग्राफ ड्रॉ किया होगा इस तरह से होगा, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है इस हिस्से में इसकी आउट डिग्री 1 है, इन डिग्री 1 है। अगर मैं एक एक्स्ट्रा लूप लगा दूँ इसके अंदर, तो अब अगर मैं ये चीज़ रखूँ, जूम करता हूँ, और ये हिस्सा देखो, कितने एरोज इसके ऊपर आ रहे हैं। एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो 2 इसकी इन डिग्री है, और कितने निकल रहे हैं? तो 2 इसकी आउट डिग्री है। चाहे वो एक लूप हो, तो वो एक लूप अगर लगा हो ना, तो उसकी टोटल डिग्री जो होती है ना 2 होती है। तो जब हम अनडायरेक्टेड ग्राफ्स में इसको देख रहे होते हैं ना, ज़्यादा सिंपल हो जाता है। कोई अनडायरेक्टेड निकाल लेता मैं पहले। हाँ, जैसे ये है, इनके अंदर डिग्रीज चेक करते हैं सबके। तो इस नोड के ऊपर ये जो बॉटम पे है, इसकी डिग्री कितनी होगी? बहुत सिंपल है। इसी तरह इसकी कितनी होगी? जितनी लाइनें उतनी डिग्रीज, बस। सही हो गया, डिग्री समझ आ गई होनी चाहिए। आउट डिग्री भी बता दी, इन डिग्री भी बता दी, सारा कुछ हो गया। हैंड शेकिंग थ्योरम। हैंड शेकिंग थ्योरम ये कहता है कि अगर आप हर वर्टेक्स पे जाओ, उसकी डिग्री गिनो। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए, सिंपल ग्राफ के लिए, इस तरह के, बिना किसी लूप, वैसे लूप पे भी चल जाएगा। यहाँ पे आपके पास ये ग्राफ है ना, आप इस वर्टेक्स को पकड़ते हो, इसकी डिग्री देखते हो, इस वर्टेक्स को पकड़ते हो, इसकी डिग्री देखते हो, इसको पकड़ते हो, इसकी डिग्री देखते हो, सबकी डिग्री देख ली, तो उनको आप सम कर दो। तो इससे आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स। इस तरह से आपने ये सारा कुछ गिन लिया। आप इसको अगर 2 से डिवाइड कर लोगे ना, तो आपको नंबर ऑफ एजेस मिल जाएंगे, क्योंकि आपको हर एज के लिए 2 एंड्स मिले। अगर कोई लूप भी होएगा ना इस तरह से, तो उसके लिए भी आपके पास 2 बार आपने काउंट किया हुआ, तो इसलिए आप 2 से डिवाइड करते जाते हैं। तो इसको हैंड शेकिंग थ्योरम इसलिए कहते हैं, क्योंकि आप समझो कि आपने ना कमरे में ना जितने लोगों ने हैंड शेक किया उनके हाथ गिन लिए हैं। तो अगर इन लोग
तो ये हैंड शेक है, तो ये एक्चुअली तो एक ही यूनिट है ना, एक हैंड शेक है, आप हाथ क्यों गिन रहे हो, एक ही बात है। तो आप दो हाथ एक हैंड शेक, इस तरह से है। तो दो डिफरेंट साइडों पे आप डिग्री गिन रहे हो, डबल काउंटिंग कर रहे हो, उसके बाद आप डिवाइड करके एम निकाल सकते हो जो कि नंबर ऑफ एजेस है। ये हैंड शेकिंग थ्योरम है, बहुत सिंपल है, मुझे इसका कोई यूज़ नज़र नहीं आया, बट पढ़ाया हुआ तो मैंने कहा मैं बता दूँ। अब कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, जिसके अंदर हर नोड हर दूसरे नोड से कनेक्टेड होता है। तो अगर एक वर्टेक्स है, दो है, तीन है, अप टू 6, ये आपके सामने किस तरह से होंगे। साइकिल्स क्या होती हैं, उसके अंदर ये होता है कि हर वर्टेक्स अपने अगले वर्टेक्स के अंदर के साथ है। मतलब अगर हम वर्टिसेस को ना सबको इंडेक्स कर दें फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स कर लें इस तरह से हम, तो सारे ना अपने से एक नंबर आगे वाले से कनेक्टेड है, और अगर आखिरी वाला तो पहले वाले से कनेक्टेड है। तो इस तरह से साइकिल होती है। व्हील्स के अंदर भी इसी तरह से है, बस ये है कि आप V0 जो है वो सबसे कनेक्टेड है, बकाया सारी बस साइकिल ही लगी हुई है। तो इसी तरह एन क्यूब होता है। एन क्यूब होता है कि दो नोड्स को अगर आप इस तरह से बिट स्ट्रिंग्स के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, सारे नोड्स को, तो अगर हर नोड को आप बिट स्ट्रिंग के अंदर कर रहे हो, तो अगर हर बिट स्ट्रिंग के अंदर एक एक का फ़र्क है तो आप उनका कनेक्शन कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि 1 0 को आप 1 1 से कनेक्ट कर लोगे क्योंकि सिर्फ एक जगह का डिफरेंस है। 1 0 को आप 0 0 से कर लोगे क्योंकि सिर्फ पहले वाले हिस्से का डिफरेंस है। लेकिन आप 1 0 को 0 1 के साथ नहीं करोगे क्योंकि इसके अंदर दो दो डिफरेंसेस हैं। 0 की जगह भी 1 आया हुआ है और 1 की जगह भी 0 आया हुआ है। अच्छा जी, तो ये एन क्यूब्स हो गए। इसी तरह ये Q3 के लिए अब Q4 भी होते हैं। तो हमें सर ने एक एक्टिविटी दी थी कि चलो बनाओ, तो वो इस तरह से कुछ होता है कि आप दो क्यूब्स पकड़ लेते हो और आप पहले क्यूब के सारे वर्टिसेस के साथ 0 लिख देते हो, सारे राइट वाले के साथ 1 लिख देते हो। फिर आप उनकी कोरिस्पॉन्डिंग को जोड़ देते हैं तो आपको एक 4 डायमेंशनल क्यूब की तरह की चीज़ मिल जाती है। हाइपर क्यूब कहते हैं, मेरा ख्याल है हाइपर क्यूब ही कहते हैं उसको, पता नहीं। तो 4 डायमेंशनल स्पेस हम इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके लिए मैथ कर सकते हैं। तो ये वो है, बस 0 1 1 0 के अंदर 1 1 1 0 से सिर्फ एक डिजिट का फ़र्क है, तो वो आ सकता है 0 1 1 1 1। इस तरह इस रूल को फॉलो करके हमने 4 डायमेंशनल क्यूब बनाया था। इसका क्या यूज़ है, आएगा नहीं आएगा, आई डोंट नो, बट पढ़ाया हुआ था। इसी तरह से बाईपार्टाइट ग्राफ आता। अब बाईपार्टाइट ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसको आप रीड्रॉ इस तरह से कर सकते हो और सारे वर्टिसेस के लिए वही एजेस कनेक्शंस रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको कहें कि ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है एंड सो ऑन, तो आप इसको इस तरह से रीड्रॉ कर सकते हो सच दैट सेट V1 और सेट V2 के अंदर आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन दूसरे में होता है तो हो। ये है बेसिकली। तो V1 V3 V5 इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, जो कनेक्शन है V2 के साथ ना। V2 के अंदर भी इंटरनली कोई कनेक्शन नहीं है, एक्सटर्नली ही है खाली V1 के साथ। तो आप इसको जब इस तरह से दो सेट्स में डिवाइड कर सकते हो ना, तो वो बाईपार्टाइट ग्राफ कहलाता है। तो उसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी थी ये कि सपोज दैट देयर आर m men and n women on an island. Each person has a list of members of opposite gender acceptable as a spouse. तो हर किसी को हर कोई पसंद नहीं होता ना, आई गेस वो कहा हुआ है। वी कंस्ट्रक्ट अ बाईपार्टाइट ग्राफ G equals V1 V2 where V1 is the set of men and V2 is the set of women, so that there is an edge between a man and a woman if they find each other acceptable as a spouse. तो इन्होंने assume किया हुआ कि होमोसेक्सुअलिटी इस आइलैंड पे एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे इधर है और इधर है, ठीक है, ये V1 है, ये V2 है। तो मेन जो हैं वो खाली उसी में इंटरेस्टेड होंगे, वेमेन के अंदर। तो इनके इंटरनली यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो इसलिए बाईपार्टाइट ग्राफ है। अब इन्होंने पूछा जो है ना, उसका सीधा मैं सोल्यूशन पे आ जाता हूँ क्योंकि इतना यैप क्यों मैं करूँ। इसको कहते हैं हॉल्स मैरिज थ्योरम। बेसिकली कहा ये है कि द बाईपार्टाइट ग्राफ G equals VE with bipartition V1 V2 has a complete matching for V1 to V2। मतलब ऐसी एक सिनेरियो एग्जिस्ट करता है कि V1 का हर एलिमेंट, ठीक है, कंप्लीट मैचिंग का ये मतलब होता है V1 के हर एलिमेंट को कोई एक मिल गया V2 में, कोई यूनिक एलिमेंट, चाहे V2 ज़्यादा बड़ा हो सकता है कि V2 के अंदर कोई बची रह गई हो बेचारी, यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं मिला।
ये इस सिनेरियो के अंदर हम देखना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता कि V1 सारे ही हो जाए मैच किसी के साथ। इसको देखने के लिए ये थ्योरम होता है, नेबरहुड ऑफ ईच एलिमेंट इन ए। अच्छा एक सेकंड, ए सबसेट था ना एक V1 के अंदर, ठीक सही है। तो अगर हम कहते हैं ये सबसेट है V1 का जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका नेबरहुड अगर कार्डिनैलिटी से ज़्यादा है, मतलब अगर ये दो लोगों में इंटरेस्टेड है, इस तरह से हो सकता है एक में ही हो ना कुछ लोग यहाँ पे, तो इसकी इस सबसेट की कार्डिनैलिटी 1 है, एक एलिमेंट अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन इसका नेबरहुड जो है ना इसके एलिमेंट्स का, उसकी कार्डिनैलिटी ज़्यादा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये हर पॉसिबल सबसेट के लिए हो, चाहे मैं सबसेट इस तरह से बना लूँ, चाहे मैं इस तरह से बना लूँ, सबसेट जिस मर्जी तरह का बना लूँ। तो ये है हॉल्स मैरिज थ्योरम। अब ये हमें पढ़ाया नहीं हुआ था, कुछ सेक्शंस को मेरा ख्याल है फिर भी पढ़ाया हुआ है, किताब में मेंशन था, मैंने कहा जिक्र कर दूँ, कोई नहीं पता बाद में इस तरह की कोई चीज़ आ जाए। तो लेकिन ये मेरा ख्याल है रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाईपार्टाइट ग्राफ होता क्या है, कुछ और नहीं तो कम से कम इससे आपका बाईपार्टाइट ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होना चाहिए। एग्जाम्पल से ये मैन वेमेन वाले रिप्रेजेंटेशंस। अच्छा अब हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। तो एडजेसेंसी लिस्ट और एडजेसेंसी मैट्रिक्स अगर आपने देखनी है तो आप डीएस की वीडियो देखो, ठीक है। हम सीधा आते हैं जो इंसिडेंस मैट्रिक्स है, जो नया कॉन्सेप्ट है जो खाली डिस्क्रीट में हो रहा है। लेफ्ट साइड पे ग्राफ है, राइट साइड पे उसका इंसिडेंस मैट्रिक्स है। अब ये क्या है, यहाँ पे हम ऊपर ना वर्टिसेस लिखने की जगह एजेस लिख देते हैं। तो ये एज 1 का कॉलम है, ये एज 6 का कॉलम है। तो अगर हम एज 1 को यहाँ पे देखें तो V1 और V4 को कनेक्ट कर रहे हैं ना, इसीलिए एज 1 के जो कॉलम है उसके अंदर रो 1 और रो 4 के अंदर 1 लिखा हुआ। इसी तरह मैं यहाँ पे एज 6 देख लेता हूँ, V2 और V3 को कनेक्ट कर रही है, इसलिए रो 2 और रो 3 पे 1 है। ये है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। अब असल टॉपिक आ गया, आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स। आपके पास दो ग्राफ्स हैं G1 G2। ये सिर्फ और सिर्फ आइसोमॉर्फिक तब होंगे अगर कोई ऐसा पॉसिबल f है फ्रॉम V1 टू V2, मतलब फ्रॉम वर्टिसेस का सेट 1 टू वर्टिसेस फॉर ग्राफ 2, such that A and B are adjacent if and only if f of A and f of B are adjacent। इसका क्या मतलब है, आप मेरा ख्याल है इस इनवेरिएंट्स बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं इसको आगे ले जाता, इधर आ जाता। हाँ यहाँ पे ना आप इसके ऊपर गौर से देखो, अगर इन दो ग्राफ्स के अंदर कोई इस तरह की मैपिंग एग्जिस्ट करती है ना, जो सेट ऑफ एलिमेंट्स बड़े U को बड़े V के साथ मैप कर रहा हो, उसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म F। अच्छा हाँ, इस फंक्शन को आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं F को। जो U1 ले और आपको शायद लाइक V2 वापस कर रहा है, लेकिन उसके सारे नेबर्स उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही है, मतलब बस नाम डिफरेंट है। ये एक्चुअली ग्राफ वही है। अब चलो मैं वैसे सीधा सोल्यूशन पे आता हूँ, फिर पता ईजी हो जाएगा। U1 को अगर हम मैप V6 पे कर दें, U2 को हम मैप V3 पे कर दें, इसी तरह U3 को V4 पे कर दें और U4 को V5 पे कर दें, V1 पे कर दें, तो U1 के जो सारे नेबर्स हैं वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसमें आ गए। तो बेसिकली आप इसकी अच्छी एग्जांपल होगी कि आप एक 1-to-1 रिलेशन बना रहे हो बेसिकली इन सेट्स के अंदर। ये पहला सेट्स का है सेट, पहले वर्टिसेस का सेट है, यहाँ पे दूसरे वर्टिसेस का सेट है। हो सकता है कि आप कुछ इस तरह से कनेक्शन जोड़ रहे हो, 1 3 3 goes to 2 2 goes to 1, तो आपने एक इक्विवेलेंस रिलेशन जो भी निकाली है, आप कहते हो 3 maps to 1, या सॉरी 3 maps to 2, 2 maps to 1, 1 maps to 3। तो ग्राफ के अंदर जो चीज़ V1 के साथ हो रही है ना, वो f of V1 के साथ हो रही होनी चाहिए रिलेटिव टू दी f स्पेस। मैंने पता नहीं कौन सी टर्म अपने से बना ली, खैर f V2 ये लो। मतलब अगर V1 और V2 कनेक्टेड है, V3 आइसोलेटेड है, तो इसका ऐसे ये तो बहुत ही गंदी एग्जांपल है क्योंकि हमेशा वो बस आपको इस तरह के ट्री ड्रॉ होकर मिल जाएगा, बट कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैथमेटिकली क्या हो रहा है। V1 की
एजेंसी लिस्ट में देखो क्या क्या पड़ा है, 2 पड़ा है, 3 पड़ा है, फ़र्ज़ कर लो 3 के साथ भी कनेक्टेड ही है ये लो। 1 की एजेंसी लिस्ट में अगर 2 और 3 पड़े ना, तो एफ ऑफ 1 की एजेंसी लिस्ट के अंदर एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 होने चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की आप कोई मैपिंग बना सकते हो ना, तो फिर वो आइसोमॉर्फिक ग्राफ है और वो जो फंक्शन है वो आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने वो सक्सेसफुली कर ली है। अब वो कैसे की है उसके लिए आपको पता होना चाहिए ग्राफ इन्वेरिएंट्स क्या होता है। वैसे नहीं, लेकिन एक तो होता है ब्रूट फोर्स तरीका, आप उसमें हर पॉसिबिलिटी देख रहे होते हैं कि अगर मैं U1 को अगर मैं V1 कह दूँ क्या होगा, U1 को मैं V2 कह दूँ तो क्या होगा, और आप लिटरली पागलों की तरह हर पॉसिबल तरीका देख लो, वो भी एक ऑप्शन है। लेकिन सबसे पहले जो सेंसिबल तरीका है, आप कुछ चीज़ें देखते हो, आप देखते हो कि वर्टेक्स काउंट एक है भी या नहीं। मतलब आप यहाँ पे 6 एलिमेंट्स का हो, वहाँ पे 7 का, और आप कह रहे हो कि यार क्या ये आइसोमॉर्फिक हैं, उसके अंदर आप सारी पॉसिबिलिटियाँ चेक करने बैठे हो, बाद में पता चले कि वर्टेक्स काउंट ही डिफरेंट था। तो ये सबसे पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद एज काउंट देख लेते हैं, उसके बाद एक चीज़ होती है डिग्री सीक्वेंस। तो इस ग्राफ के अंदर ना डिग्री सीक्वेंस एक ही है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है और इसकी भी 2 है। अगर आप ये सारी डिग्रीज नोट डाउन कर लेते हो और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हो ना, ये आपको ना जी का डिग्री सीक्वेंस मिल गया। फिर आप इसी तरह से एच के लिए सारी डिग्रीज देखो, कैलकुलेट करके उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सीक्वेंस है वो सेम नहीं है, तो भी ये ग्राफ आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड असली वाला लाइक जल्दी वाला तरीका हो गया, जो पहले आपने चीज़ें चेक करनी है। उसके बाद क्या करना है? अच्छा, अब मैं अगर इस ग्राफ को देख रहा हूँ ना, मेरे पास मुझे नज़र आती है एक चीज़, कुछ के अंदर डिग्री 3 है, कुछ के अंदर डिग्री 2 है। तो U6 सिर्फ और सिर्फ उन वालों पे मैप हो सकती है इनकी डिग्री 2 है, तो मैं खाली वही वालों पे देखूंगा। V1 पे हो सकता है, V2 पे हो सकता है U6, और किसी पे नहीं हो सकता। यहाँ पे V3 पे नहीं हो सकता कि 3 है, सिर्फ V4 पे हो सकता है उसकी डिग्री 2 है, और V5 पे नहीं हो सकता। बट ये है। तो अब पास्ट पेपर्स देख लेते हैं कि किस तरह से आए हुए हैं। ओह हाँ यार, मुझे कोई कह रहा था कि अपनी वीडियो में ना सबवे सर्फर गेम प्ले डाला करो, वरना अटेंशन नहीं होती। तो ये लो थोड़ा सा गेम प्ले। अच्छा नहीं, कहाँ गया? ये लो, ये मुझे मोस्ट रिसेंट पेपर जो मिला था फॉल 21 का। इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन 1 है उसके अंदर व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 5 एलिमेंट सबसेट्स ऑफ अ 50 एलिमेंट सेट। तो ये तो बेसिकली लिखा हुआ है 50 चूज़ 5, 50 कॉम्बिनेशन 5। ये तो बिट वन वाली काउंट है। इसके अंदर अगर आप देखो ना, लाइक पहले यहाँ पे काउंटिंग के कुछ सवाल हैं, ये वो बाइनोमियल थ्योरम वाला सवाल है, हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर टू। तो ये भी वो काउंटिंग वाले चैप्टर का में 2 वाला कंटेंट है। लेट m बी एन इंटीजर विद m ग्रेटर देन 1, डिफाइन द कॉन्ग्रुएंस रिलेशन r a b a on the set of integers is the relation r equivalence relation। तो a b mod m on the set of integers। अच्छा, आई गेस मैं ये कर लेता हूँ अगर टाइम मिले। अगर यहाँ पे कोई जंप कट नहीं है ना, इसका मतलब मैंने नहीं किया। अच्छा, ये जो सवाल है ना, इसका सर ने जिक्र किया हुआ है अपनी स्लाइड्स में। मेरा ख्याल है मैं तब शायद ऑनलाइन क्लास में रॉकेट लीग खेल रहा था। इन्होंने पहले खाली मॉड 4 के लिए करके दिखाया है। तो मॉड m की जगह ना, अच्छा पहले सवाल समझ लेते हैं। उन्होंने कहा हुआ है कि रिलेशन के अंदर ना a b कोई इंटीजर्स हैं, ठीक है, और वो कब होएगा? जब a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m, ठीक है। तो एक ऐसा सेट है, देख लेना, ठीक है नहीं, हाँ। तो 4 के साथ एग्जाम्पल लेते हैं, ये मॉड 4 कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको इनपुट देता हूँ 1, तो ये मुझे क्या देगा? 1 देगा। इसी तरह हाँ ठीक है, इसको मैं इनपुट दे देता हूँ 2, तो ये मुझे आउटपुट 2 देगा। 0 के लिए 0 देगा, 3 के लिए 3 देगा, 4 के लिए 0 देगा, और लूप करी जाएगा आगे। तो आगे मैं जो मर्जी दूँ, पीछे मैं जो मर्जी दूँ, लूप चल रहा है। तो इस तरह से इंडेफिनेटली आगे भी जा रहा है, इंडेफिनेटली पीछे भी जा रहा है, सही है। तो उन्होंने किया ये है कि पहले 0 की इक्विवेलेंस क्लास बना लिया, उसके बाद उन्होंने 1 की इक्विवेलेंस क्लास बनाई है, 2 की बनाई है, 3 की बनाई है, सब की बना ली है, ये बन गए यहाँ पे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि चूँकि इक्विवेलेंस क्लासेस जो होती हैं वो बेसिकली पार्टीशंस होती हैं, तो
उन पार्टीशंस को जोड़ा है और उन्होंने कहा कि दीज कॉन्ग्रेस क्लासेस आर डिसजॉइंट एंड एवरी इंटीजर इज एक्चुअली वन ऑफ द एज दीज कॉन्ग्रेस फॉर्म अ पार्टीशन, और ये जो पार्टीशन फॉर्म कर रही हैं ये सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर्म कर रही हैं। अब अगर हम ये पूछते हैं ना कि क्या ये एक इक्विवेलेंस क्लास है या नहीं, इसके अंदर बेसिकली 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो देख लेते हैं। 1 1 डालूंगा तो मिल जाएगा, 5 5 डालूंगा तो मिल जाएगा, इसी तरह से मैं 6 6 डालूंगा तो भी मिल जाएगा। तो मैं कोई भी नंबर डालूं मुझे मिल जाएगा, तो ठीक है रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि वो एवरी नंबर इज़ कॉन्ग्रेंट टू इट सेल्फ मॉड्यूलो एम। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी जो आती है यहाँ पे वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो अगर 1 4 है तो 4 1 है, तो हाँ ऑब्वियसली मैटर नहीं करता कि कॉन्ग्रेंस की लेफ्ट साइड पे क्या है राइट साइड पे क्या है। फिर आ जाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कि अगर 1 4 है और 4 कुछ और है तो क्या वो है, तो हाँ है, ये हमें पता है। ये आप लॉजिकली, मैं अगर होता पेपर में तो मैं इनफॉर्मली लाइक आर्ग्यू कर रहा होता इसके लिए, जो मेरे दिमाग में सोचता था। इसके लिए मुझे और कोई रिसोर्स नहीं मिले, इस सवाल के अंदर मैं आपकी खाली इतनी मदद कर सकता हूँ। खैर, क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट 0 1 एंड 0 1 हैव द सेम कार्डिनलिटी। ये मैंने मिड 2 की वीडियो में सवाल किया हुआ है। फाइंड ईच ऑफ दीज वैल्यूज़, ये तो बस मॉड्यूलर अरिथमेटिक है। उसके अलावा डिटरमिन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यार छोटे मोटे प्रूफ्स हैं। ये एजेसेंसी मैट्रिसेस आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं है, तो वो ये तो बहुत इजी हो जाता है इसके अंदर। आप अगर मैट्रिक्स के अंदर कर लो, आप जो रो चेंज करे उसके कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम भी चेंज करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप रो 1 को स्वैप कर रहे हो रो 3 के साथ, आपको कॉलम 1 और कॉलम 3 भी करना पड़ता है। इस तरह की कुछ होती है, लेकिन इस तरह से आ सकता है कि सवाल। उसके अलावा ये मिड 1 से पहले वाला कंटेंट है, व्हाट आर द रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस, इतना कुछ नहीं आया हुआ। लाइक मुझे तो रेफरेंसलेशन का एक भी सवाल नज़र नहीं आ रहा है इस वाले में, लेकिन है भी ये काफ़ी पुराना पेपर, अब मुझे कोई रिसेंट और पेपर मिला नहीं। खैर, डिस्क्रीट में इतना ही है और कुछ भी नहीं है। मिड 1 और मिड 2 का ही ज़्यादा कंटेंट है। स्लाइड सारी बनी हुई हैं, अगर आपको कभी भी नहीं पता होता, लेट बता रहा हूँ लेकिन यहाँ पे सब कुछ पड़ा है, यहाँ पे हर स्लाइड का लिंक पड़ा है, हर कुछ सब कुछ पड़ा, तो बस।